हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो डिस्कस करेंगे वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस के पीवाईक्यू। ठीक है, लास्ट 5 इयर्स जो हैं वो पीवाईक्यू में करवाऊंगी। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका है दिसंबर 2025 का, मतलब रिसेंट एग्जाम का है। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस के। पहला क्वेश्चन आपको इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल पे बना के दिया है। कहता है इफ px इज अ इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फॉर द डेटा। ये आपके पास px है, वो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है। इसके ये आपको डेटा गिवन है। आपसे कहता है कि आपको p1/2 के ऊपर वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसने कोई डिग्री मेंशन नहीं करी है, कुछ भी मेंशन नहीं किया है। इसका मतलब यहाँ पे हमें सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक डिफरेंस वाला फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे लगाएंगे। डिवाइडेड डिफरेंस वाला जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें डिग्री कुछ मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे हमें खुद से निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा, आपके पास यहाँ पे x पॉइंट गिवन है, यहाँ पे आपको जो fx की वैल्यू गिवन है उन पॉइंट्स के ऊपर वो क्या क्या गिवन है। देखो, -2 -1 0 1 2, -2 -1 0 1 2। fx जो आपको गिवन है -1 3 1 -1 3, -1 3 1 -1 3, ये आपको गिवन है, देख लीजिए। ठीक है, ये आपको fx गिवन है। हमारे पास ना फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो आपके पास क्या बोलता है, कहता है कि जो आपके पास इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकल कर आता है वो आपके पास आता है f एट x नोट प्लस x माइनस x नोट। यहाँ पे आपका आता है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, प्लस में x माइनस x नोट इंटू x माइनस x1 सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, प्लस में x माइनस x नोट x माइनस x1 x माइनस x2 थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, एंड सो ऑन टू, कहाँ तक जाएगा। देखो, आपके पास ये x नोट है, ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका x3 है, ये आपका x4 है। मतलब आपका यहाँ पे क्या आएगा, x नोट x1 x2। ये आपके पास डिवाइडेड डिफरेंस कितने निकल कर आएंगे वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब डिवाइडेड डिफरेंस आपके पास यहाँ से तो पहला निकल कर आएगा, ठीक है, फिर आपके पास दूसरा आएगा, फिर आपके पास तीसरा आएगा। देखते हैं कितने डिवाइडेड डिफरेंस आते हैं, उस हिसाब से आपका पॉलिनोमियल की डिग्री बनेगी। देखो, यहाँ पे आप जब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हो तो वो आपके पास क्या होता है, ये आपके पास आएगा 3 में से आप -1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पे मैं जो यूज कर रही हूँ वो फॉरवर्ड डिफरेंस को यूज कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वो फॉरवर्ड डिफरेंस को यूज। ठीक है जी, देखिएगा, आपके पास है 3 माइनस ऑफ -1 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय में इनका डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस कितना है, 1 है, तो हम इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। 1 माइनस में 3 यानी -2 डिवाइडेड बाय में 0 माइनस ऑफ -1 दैट इज 0 + 1, तो ये आपका -2 ही बच जाएगा। इनका डिवाइडेड डिफरेंस करोगे -1 और 1 का, तो ये आएगा माइनस ऑफ -1 दैट इज -2 अगेन। इनका डिवाइडेड डिफरेंस करोगे तो 3 माइनस ऑफ -1 दैट इज 4। और यहाँ पे क्योंकि इनकी जो लेंथ गिवन है इंटरवल की वो आपके पास 1 है, यूनिट लेंथ का है, तो इसलिए इनके डिवाइडेड डिफरेंस सिर्फ सब्ट्रैक्ट करने से मिल गए। अगला, यहाँ पे इनका निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, -2 -4 दैट इज -6 डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय, ये एक बार मैं हटा रही हूँ यहाँ से। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होगा, 0 में से आप -2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 माइनस ऑफ -2 दैट इज 2, तो ये आपको मिल जाएगा जी -3। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा -2 में से -2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय में कुछ भी हो। 4 माइनस ऑफ -2 दैट इज 6 डिवाइडेड बाय में 2 माइनस में 0 दैट इज 3, सॉरी 2 माइनस में 0 दैट इज 2, तो यहाँ पे आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनको कर दो तो 0 माइनस ऑफ -3 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय में 1 माइनस ऑफ -2 दैट इज 3, तो ये आपको 1 मिल जाएगा। फिर आप इनका करोगे तो 3 माइनस 0 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ -1 दैट इज 3, तो ये आपको 1 मिल जाएगा। थर्ड फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस क्या आएगा,
फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस आपके पास 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपको 0। इसका मतलब जो आपका पॉलिनोमियल जाएगा वो कहाँ तक जाएगा, जो हमने यहाँ तक छोड़ा है यहीं तक ही जाएगा, है ना। ये आपके पास पॉलिनोमियल जो रहेगा वो यहीं तक ही जाएगा, ये आपके पास पॉलिनोमियल रहेगा। यहाँ पे जो जो हमें वैल्यू पता है वो हम पुट कर देंगे, हमें पॉलिनोमियल, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल हमारा मिल जाएगा। एफ एट एक्स नोट का मतलब है एक्स नोट के ऊपर, एक्स नोट आपका ये पहले वाला पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट। यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। एक्स माइनस एक्स नोट, एक्स माइनस एक्स नोट कितना है, माइनस का 2, तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ये आपका कौन सा आएगा, 4 आएगा। फिर सेकंड वाला कौन सा होएगा, फिर सेकंड वाला आपका -3 होगा। फिर थर्ड वाला कौन सा आएगा, 1 होएगा, है ना। और फोर्थ वाला आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे के जितने भी आएंगे वो खैर आगे तो है ही नहीं डिवाइडेड डिफरेंस, तो 0 ही निकल कर आएगा, ठीक है, नेग्लेक्सिबल होंगे। अगला देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये यहाँ पे आप रखोगे 4, एक्स माइनस यानी एक्स प्लस में 2, एक्स 1 आपका माइनस का 1 है तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा, है ना। और सेकंड वाला जो डिफरेंस है वो -3 है, रख दो यहाँ पे माइनस का। प्लस में एक्स प्लस में 2, एक्स प्लस में 1 तो एज इट इज। थर्ड वाला कौन सा है, 0 है तो एक्स -0 हो जाएगा। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस कौन सा है, 1 है, तो यहाँ पे 1 रख दो। तो ये आपके पास जो बनेगा ये आपका पॉलिनोमियल। आपसे जो वैल्यू पूछ रहा है वो किसके ऊपर पूछ रहा है, 1/2 के ऊपर वैल्यू पूछ रहा है। तो p एट 1/2 आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप x की प्लेस पे क्या रख दोगे, 1/2 रख दोगे, है ना। तो x की प्लेस पे जब आप 1/2 रखेंगे तो -1 यहाँ पे आपका आएगा 1/2 प्लस में 2 दैट इज 5/2 इंटू में 4 यानी 20, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लेना जी खुद से, यहाँ पे 1/2 रख के यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे 1/2 भी था, है ना, साथ में डिवाइडेड बाय में 2 भी था, तो ये 1/2 आप रखोगे, ठीक है। यहाँ पे फिर आप 1/2 रखोगे तो ये आपके पास आएगा 1/2 प्लस में 2 दैट इज फिर 5/2। यहाँ पे 1/2 रखोगे तो 3/2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 रखोगे तो अगेन ये आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे 1/2, ठीक है, 5/2 एंड 3/2 ये आपके पास आएगा। आप जब इसको सोल्व कर लेंगे, आप सोल्व करने के बाद जो आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी वो आपको मैं बता देती हूँ कि आपके पास निकल कर आएगी -3/8, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी -3/8। तो यहाँ से आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आएगा, बाकी के सब गलत आएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल आसान सा क्वेश्चन हमें इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल का दिया हुआ था, ठीक है। तो आपको अगर ये पता है आप किस तरीके से निकालते हो, आपको बस ये याद रखना है। और जनरली लगभग क्वेश्चन में ये अप्लाई हो जाता है, ये वाला मेथड लगभग क्वेश्चन में अप्लाई हो जाता है, तो आप इससे जा सकते हो, इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए जी, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर गेट एंड नेट दोनों के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ से ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, जिस टॉपिक से ये उठाया हुआ है। क्या कहता है, कहता है ऐसा आपके पास सेट ऑफ ऑल 2x2 matrices is such that the iterative sequence generated by the Gauss-Seidel method converges for every initial guess। कहता है आपके पास ऐसा है, वो ऐसी ए मैट्रिसेस का कलेक्शन है, जो ए मैट्रिक्स इस तरीके से है कि जब आप इस सिस्टम को सोल्व करते हो, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को अगर आप सोल्व करते हो, तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो ए मैट्रिक्स है वो इस तरीके से है कि आपका जो सिस्टम है वो कोई भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आप लेकर चल रहे हो, ये जो x1 और x2 आपको गिवन है, आप यहाँ से कोई भी इनिशियल वैल्यू या इनिशियल गैस या इनिशियल वेक्टर कोई भी उठाते हो, कहता है कि आपका जो सॉल्यूशंस के जो सीक्वेंस बनती है, आइटरेटिव स्कीम जो बनती है, वो हमेशा कन्वर्ज करेगी। वो उसने खुद ने बोल दी ये चीज, उसने खुद ने बता दिया कि आपका ये कन्वर्जेंट होगा। अब मुझे ये चीज पता है, चाहे मेरा गोस जैकोबी मेथड हो, चाहे मेरा गोस सीडल मेथड हो, दोनों के दोनों में अगर आपको ये सिस्टम गिवन है, इस सिस्टम को अगर आप बोलते हो कि आपका यहाँ पे जो आइटरेटिव स्कीम निकल कर आती है, ये जो आइटरेशंस निकल कर आते हैं ये वाले, ये आपके आइटरेशंस की जो सीक्वेंस बनेगी वो ऑलवेज आपका कन्वर्ज करेगी टू द सॉल्यूशन, जो आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन होना चाहिए उसको वो कन्वर्ज करती है। तो यहाँ पे कन्वर्ज कब करती है वो डिपेंड करता है सब कुछ इस ए के ऊपर।
पहली बात तो ये ए अगर आपके पास हो जाता है स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेट, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। अगर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, अगर कन्वर्जेंट होगा तो पक्का ए आपके पास स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर ये स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है तब तो आप डायरेक्ट बोल पाओगे कि आपका वो जो सीक्वेंस बन रही है इटरेशंस की वो कन्वर्ज करेगी। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट नहीं होती तो आप अपने सेकंड स्टेप पे जाते हो। सेकंड स्टेप क्या बोलता है? सेकंड स्टेप आपको बोलता है कि आपको यहां से निकालनी है आइटरेटिव मैट्रिक्स। अब आइटरेटिव मैट्रिक्स कौन सी होती है? आइटरेटिव मैट्रिक्स आपके पास एच होती है। एच आपके पास क्या होती है? एच आपके पास जब आप यहाँ पे अपना आइट्रेशंस के लिए जब आप अप्रोक्सीमेशन को लिखते हो, है ना, जब आप अप्रोक्सीमेशन को लिखते हो तो यहाँ पे आपके पास एक मैट्रिक्स बनती है। ये मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे k+1 आया, यहाँ पे आपका ये आया, ठीक है, यहाँ पे आपका बनता है डी इनवर्स भी। ये जो एच मैट्रिक्स होती है, ये एच मैट्रिक्स होती है आपकी आइटरेटिव मैट्रिक्स। ये आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन है ये दोनों को ही रिप्रेजेंट करती है, चाहे आपका गोस जैकोबी हो चाहे आपका गोस सीडल हो, ठीक है। बस उसमें फर्क क्या होता है कि गोस जैकोबी में आपके ये जो आइटरेटिव मैट्रिक्स होती है और गोस सीडल में ये दोनों डिफरेंट होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे, क्योंकि हमें बोला गया है गोस सीडल के बारे में, तो हम यहाँ पे गोस सीडल की जो आइटरेटिव मैट्रिक्स होती है, जो गोस सीडल की आइटरेटिव मैट्रिक्स होती है वो आपके पास क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो आपके पास होती है H इज इक्वल टू माइनस डी प्लस में L का इनवर्स इनटू में U। ये जो आपके पास आती है ये आपकी क्या कहलाती है? ये आपकी आइटरेटिव मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। आप स्टेप सेकंड में आए हो। देखो स्टेप फर्स्ट अगर आपका हो जाता है तो आपको स्टेप सेकंड पे आने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर स्टेप फर्स्ट नहीं होता है तो आप स्टेप सेकंड पे आते हो। अब स्टेप सेकंड क्या बोलता है? स्टेप सेकंड में सबसे पहले आपको गोस सीडल या गोस जैकोबी जो भी मैट्रिक्स, जो भी मेथड गिवन है, आपको उसके लिए आइटरेटिव मैट्रिक्स निकालनी है। गोस सीडल के लिए आइटरेटिव मैट्रिक्स ये होती है जहां पे डी का मतलब होता है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। एल का मतलब होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और यू का मतलब होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डी आपके पास होती है डायगोनल मैट्रिक्स, एल आपके पास होती है अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड यू आपके पास होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपके पास होती है। अब आपको यहाँ पे ये मैट्रिक्स निकालनी है। ये मैट्रिक्स का आपके पास स्पेक्ट्रल रेडियस की अगर मैं बात करूं, इस मैट्रिक्स की अगर मैं स्पेक्ट्रल रेडियस की बात करूं, स्पेक्ट्रल रेडियस क्या होता है? जो आपके पास आइगन वैल्यूज निकल कर आती है इस मैट्रिक्स की, आइगन वैल्यू में सबसे मैक्सिमम आइगन वैल्यू उसका मॉडुलस अगर हमेशा 1 से छोटा मिले, ये मैक्सिमम ऑफ आइगन वैल्यूज ही आपका स्पेक्ट्रल रेडियस कहलाता है। अगर ये आपका मैक्सिमम इनका उसका मॉडुलस अगर लेस देन 1 मिलता है तो आप बोलते हो कि वहां से जो आपका जो आपकी एच मैट्रिक्स है उसका स्पेक्ट्रल रेडियस अगर आपके पास लेस देन 1 हो गया, उसका मॉडुलस अगर लेस देन 1 हो गया, मैक्सिमम आइगन वैल्यूज का अगर आपने मॉडुलस उठाया है वो अगर लेस देन 1 हो गया, तो आप बोलते हो कि आपकी जो आइटरेटिव स्कीम है वो आपकी क्या करेगी? कन्वर्जेंट होगी। लेकिन यही चीज अगर आपका स्पेक्ट्रल रेडियस होता है वो लेस देन 1 ना हो, और अगर स्पेक्ट्रल, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाता है तो यहाँ से जो आपके पास आइटरेटिव स्कीम आती है, ठीक है, वो आपकी क्या करती है? डाइवर्जेंट होती है। ये चीज हमेशा याद रखनी। क्या करना है मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। क्या करना है? सबसे पहले आपको देखना है कि ये आपके पास स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं है। अगर है तो आप सीधा सीधा बोल दो कि भैया आपका कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो आप सेकंड स्टेप पे जाओगे। सेकंड स्टेप पे अब जाओगे तो क्या करोगे? आइटरेटिव मैट्रिक्स निकालोगे। आइटरेटिव मैट्रिक्स क्या होती है? गॉस सीडल के लिए आइटरेटिव मैट्रिक्स आपके पास ये होती है, आपको ये कैलकुलेट करनी है। ये मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के बाद आपको इसके आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। आइगन वैल्यूज निकालने के बाद आपको उनके आइगन वैल्यूज का मैक्सिमम लेना है और उसका मॉडुलस करना है। अगर वो मॉडुलस आपके पास 1 से छोटा होता है तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि वो आपके पास क्या होगा?
आइटरेटिव स्कीम आपकी कन्वर्ज करेगी, अदरवाइज डाइवर्ज करेगी। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपके पास जो गिवन है इसमें पूछ रहा है कि ए मैट्रिक्स या मैं बोलूँ कि एस जो है वो कलेक्शन है ऐसी मैट्रिक्स का जिसके लिए आपका जैकोबी मेथड सीडल मेथड के लिए हर इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए वो कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब आपको यहाँ पे एक ऐसी मैट्रिक्स देखनी है, या तो वो स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट हो या फिर उसका स्पेक्ट्रल रेडियस आइटरेटिव मैट्रिक्स का वो क्या हो, लेस देन 1 हो। तो आपके पास अगर ऐसी मैट्रिक्स आपको मिल जाती है तो आप उसको टिक कर दोगे, वो आपके एस के अंदर आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पे पहली मैट्रिक्स देखो 4 1 2 3, पहली मैट्रिक्स देखो 4 1 2 3। अब आप स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट को किस तरीके से चेक करते हो? स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट का मतलब है कि जो आपके डायगोनल से एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, पहली रो में जो डायगोनल एलिमेंट है वो आपके पास ये है, वो आपके पास रो के अंदर और जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उनके मॉडुलस के सम से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए जो आपका डायगोनल एलिमेंट है वो। ठीक है, फर्स्ट रो के लिए भी ऐसा, सेकंड रो के लिए भी ऐसा। अब सेकंड रो में आपका डायगोनल एलिमेंट कौन सा होएगा भैया? ये वाला होएगा। अरे जो आपकी मैट्रिक्स होती है उसमें डायगोनल पे जो एंट्रीज आती हैं वो ही आपके डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो ये वाले जो एलिमेंट आते हैं इनके लिए, जैसे फर्स्ट रो की बात करूं, फर्स्ट रो में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन सबका आप मॉडुलस करोगे, उनका सम करोगे। सम करने के बाद अगर ये डायगोनल वाला एलिमेंट इनके सम के मॉडुलस से भी, इनके मॉडुलस के सम से भी अगर बड़ा होता है तो आप बोलते हो ऐसा हर एक रो के साथ हो। अब ये वाला जो है आपके जितने भी बचे एलिमेंट्स हैं उन सब के मॉडुलस के सम से बड़ा होना चाहिए। ये वाला एलिमेंट है, बाकी बचे अपने रो के हर एक एलिमेंट के मॉडुलस के सम से बड़ा होना चाहिए, उनके सम से। तो इस तरीके से आप हर एक डायगोनल एलिमेंट को देखोगे। कह रहा है अगर सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप अपनी बोल सकते हो कि आपकी जो इक्वेशन है वो डायगोनली डोमिनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं इस वाली की जो आपको गिवन मैट्रिक्स है 4 1 2 3, है ना, 4 1 2 3, ये आपको कैसे गिवन है? यहाँ पे देखो, जो आपका डायगोनल एलिमेंट है वो 4 और 3 है। क्या आपका मॉडुलस 4 क्या आपका 1 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। तो इसका मतलब ये आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी रो को देखो, दूसरी रो में 3 है, क्या वो आपका मॉडुलस ऑफ 2 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। इसका मतलब यहाँ से आपके पास ये जो मैट्रिक्स है ये आपके सीधे देखते के साथ हो गई स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट। और अगर ऐसा होता है तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि वो आपके पास हर एक इनिशियल गैस के लिए कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ से ये जो ऑप्शन आएगा ये आपका कैसा आएगा? करेक्ट आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा? करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब सेकंड ऑप्शन की तरफ अगर हम चलते हैं, सेकंड ऑप्शन में इसको देखो आप, सेकंड ऑप्शन में इसको देखो, तो ये आपके पास मैट्रिक्स कैसी है? 1 2 3 4। अगर इस मैट्रिक्स की बात करो 1 2 3 4 ये आपको गिवन है ना। यहाँ पे अगर आप देखो ये वाला जो एंट्री है क्या आपके वो 2 से बड़ा है? नहीं है। क्या आपकी ये जो एंट्री है 4 वाली ये 3 से बड़ी है? बिल्कुल है। अरे मेरा पहला ही गलत हो गया, मेरा जो है वो पहला ही सेटिस्फाई नहीं किया, मैं दूसरे तक पहुंचूंगी नहीं, तो वो ही आपके पास क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। तो नहीं है तो इसको हम गलत नहीं कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं करेगा। मैंने क्या बताया, अगर आपका नहीं है तो आप फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप पे जाओगे, है ना, फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप पे जाओगे। अब सेकंड स्टेप क्या है? आइटरेटिव मैट्रिक्स के स्पेक्ट्रल रेडियस निकालना। आइटरेटिव मैट्रिक्स निकालोगे। अब आइटरेटिव मैट्रिक्स कैसे निकालोगे वो मैं आपको बता, 1 2 3 4 ये आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन है ए, इसको आपको तोड़ना है डी में, एल में और यू में। कैसे को तोड़ोगे? डी आपके पास होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, आपके पास ये आएगी। एल जो होती है वो आपकी स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। यू जो होती है वो आपके स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये आपके पास आएगी। ठीक है, तो ये आपके पास आया। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए जो गॉस सीडल की आइटरेटिव मैट्रिक्स जो होती है वो क्या होती है? माइनस का डी प्लस में एल का इनवर्स इनटू में यू। तो माइनस का डी, डी आपके पास क्या है? डी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है 1 0 0 4। ठीक है, प्लस में एल क्या है? इसी में मैं ऐड कर दूं। प्लस में एल का मतलब सिर्फ आपको यहाँ पे एंट्री 0 के अलावा 3 रखनी है। ठीक है, ये आपका प्लस एल भी हो गया। आपको क्या चाहिए? आपको इसका इनवर्स चाहिए। ये आपका डी प्लस एल बन गया ना, ये आपका डी प्लस एल बन गया ना जी। आपको इस मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए।
इनटू में आपका क्या आएगा, इनटू में आपका आएगा u के इक्वल। तो u आपका क्या है, u आपका है 0 2 0 0, रख दीजिए यहाँ पे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा माइनस है बाहर। ठीक है, इसका इनवर्स आप कैसे निकालोगे, आपको पता है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, आपको पता है इनवर्स किस तरीके से निकालते हो। सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट, तो 1/4 इस आ जाएगा। डिटर्मिनेंट क्या होता है, 4 आएगा, तो 1/4 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आप क्या करते हो, इनको तो इंटरचेंज कर देते हो, और यहाँ पे आपके जो साइन है वो नेगेटिव हो जाते हैं, है ना। तो ये आपके पास आ गया, इनवर्स भी हमने निकाल लिया। अब आपको जस्ट इसको मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसको करवाओगे -1 0, ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 3/4 प्लस का 3/4, और यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस का 1/4। इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आपका 0 पहली रो, पहला एलिमेंट। ठीक है, -2 आ जाएगा दूसरा वाला, इसको इससे करोगे 0 आएगा, इसको इससे करोगे तो ये आपके पास आएगा 3/2, है ना। तो यहां से देखो आपका जो इस ये आपके पास जो आई है, ये आपकी आइटरेटिव मैट्रिक्स आई है जी, है ना। ये जो आपके पास निकल कर आई है, ये आपकी आइटरेटिव मैट्रिक्स आई है, ये वाली। अब यहाँ पे आपके पास जो आइगन वैल्यूज आएंगी, सीधा सीधा है, आइगन वैल्यूज निकालो। आइगन वैल्यूज कैसे निकालोगे, अरे भैया ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसके जो डायगोनल एंट्रीज है वो इसके आइगन वैल्यूज आएंगी। तो 3/2 एंड 0 इसके आइगन वैल्यूज आ गई। ठीक है, और 3/2 तो मुझे पता है 1 से बड़ा होता है। इसके इनमें से जो मैक्सिमम आइगन वैल्यू है वो 3/2 है। मॉडुलस हमने किया, मॉडुलस करने के बाद भी वो 1 से बड़ा आया। इसका मतलब आपका स्पेक्ट्रल रेडियस 1 से बड़ा आ गया, और जैसे ही 1 से बड़ा आ गया, इसका मतलब आप कोई भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ले लोगे वो आपका कन्वर्ज नहीं करेगा। तो यहां से आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखिए, 1 5 1 10। यहाँ पे देखो, इसको अगर आप देखोगे, ये आपका क्या है, डायगोनल एंट्री देखो, सबसे पहले 1 है क्या, 1 5 से बड़ा है क्या, जी नहीं है। ये बेशक बड़ा हो, 10 1 से बड़ा हो, लेकिन पहली ही रो में इसने गलती कर दी, है ना। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाला केस हो गया। इसका मतलब ये आपका डायगोनली डोमिनेंट तो नहीं है। अगर ये स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट नहीं है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से सेकंड स्टेप पे जाना पड़ेगा। एंड सेकंड स्टेप आपके पास क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है कि आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, स्पेक्ट्रल रेडियस निकालना पड़ेगा ऑफ आइटरेटिव मेथड, है ना। अब इसके आइटरेटिव मैट्रिक्स निकालते हैं। इसके आइटरेटिव मैट्रिक्स जो आपको गिवन है वो आपको ये मैट्रिक्स गिवन है ना। हमें चाहिए इसके आइटरेटिव मैट्रिक्स, यानी गॉस सीडल में जो आइटरेटिव मैट्रिक्स होती है वो अगेन यही होती है। यहाँ से जब आप काम करोगे तो D+L मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, तो ये आपके पास ऐसा बनेगा। इसका आपको इनवर्स चाहिए, नेगेटिव बाहर लग रहा है, प्लस में इनटू में u आपका 0 5 0 0 आ जाएगा। यहाँ पे आप इसका क्या निकाल लो, इनवर्स निकाल लो। इसका इनवर्स क्या होगा, 1 में माइनस का 10 डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे आप इनका तो इंटरचेंज हो जाते हैं और यहाँ पे साइन नेगेटिव आ जाते हैं। 0 5 0 0 से मल्टीप्लाई करवा लो, तो माइनस का 1/10, इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे 0, इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे 50, इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे 0, इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे -5। तो यहाँ से आपके पास जो बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, मैट्रिक्स ये वाली बन गई, देख लो, है ना। तो यहाँ पे देखो आपके पास ये आपके पास आ गई आइटरेटिव मैट्रिक्स। इस आइटरेटिव मैट्रिक्स का आपको क्या चाहिए, आइगन वैल्यूज। इसके आइगन वैल्यू एक तो 0 आएगी, एक 1/2 आएगी। मैक्सिमम आइगन वैल्यू निकालो। मैक्सिमम आइगन वैल्यू का मॉडुलस का निकालना है ना, या बाद में मॉडुलस कर लो, ठीक है। या पहले मॉडुलस करके फिर आप मैक्सिमम निकाल लो, पहले मॉडुलस करके फिर मैक्सिमम निकालना है जी। ये चीज मैंने सही लिखवाई है ना, एक बार देख लीजिए। पहले मॉडुलस करके मैक्सिमम फिर निकालना है जी, ठीक है। पहले आप आइगन वैल्यूज का मॉडुलस करोगे, देन फिर मैक्सिमम निकालोगे। तो यहाँ पे हमने मॉडुलस किया, मैक्सिमम निकाला, 1/2 आया। इसका मतलब आपके पास जो स्पेक्ट्रल रेडियस है वो आपका क्या आया, 1/2 के इक्वल, जो कि 1 से छोटा है। और अगर 1 से छोटा है, इसका मतलब आपके पास क्या होगा, कि आपकी जो आइटरेटिव स्कीम है वो कन्वर्ज करेगी। और अगर आइटरेटिव स्कीम कन्वर्ज करेगी तो आपका ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी कन्वर्ज अगर कर रही है तो एस के अंदर बिलोंग कर जाएगी, तो ये बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है। सेम तरीके से आप फोर्थ को करोगे,
फोर्थ के लिए तो आप देख लो, पहले तो वही डायगोनली डोमिनेंट चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो -5 का मॉडुलस क्या 2 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है जी, मॉडुलस चेक करना है। -4 का मॉडुलस क्या 1 के मॉडुलस से बड़ा है? बिल्कुल, स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है, देखते के साथ ही कन्वर्ज। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस करेक्ट आ जाए। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो बनाया गया है, ये बेस करके बनाया गया है जब हम रेट ऑफ कन्वर्जेंस, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस पे जाते हैं। ठीक है, उनके फॉर्मूलेज जब हम निकालते हैं तो वहां पे जो थ्योरी यूज होती है वो आपके पास यहाँ पे इसने वो पूछी है। ठीक है, तो वो जिसने भी किए हैं प्रूफ वगैरह, जिन्होंने खुद से हाथ से करके देखे हैं, उनको तो ये याद हो जाएगा आसानी से। ठीक है, और उनको मेथड पता चल जाएगा किस तरीके से निकालना है। देखो, कहता है लेट एक्सन बी ए कन्वर्जेंट आइटरेटिव सीक्वेंस जनरेटेड बाय न्यूटन रेप्सन मेथड फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन sin x माइनस में 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दी हुई है। क्या कहता है? कहता है एक्सन आपके पास एक कन्वर्जेंट आइटरेटिव सीक्वेंस है। एक्सन आपके पास एक कन्वर्जेंट आइटरेटिव सीक्वेंस है जो आपका न्यूटन रेप्सन मेथड से जनरेट हो रही है, और आपको कहता है कि ये आपको इक्वेशन दी हुई है। अब आप क्या कर रहे हो? न्यूटन रेप्सन मेथड इसको यूज कर रहे हो सोल्व करने के लिए। यहाँ पे इसने दिया हुआ है कि जो आपका एक्सन है वो आपका π/2 पे टेंड कर रहा है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मतलब जो आपका आइट्रेशन है, nth आइट्रेशन, नहीं, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जो आपका एक्सन है वो π/2 पे टेंड कर रहा है। ठीक है, टेंड कर रहा है, इक्वल नहीं हो रहा। अब यहाँ पे इसने en एक डिफाइन करके दे दिया xn माइनस π/2। ठीक है, आपसे कहता है कि लेट p आपका 0 से बड़ा है बी सच दैट कि लिमिट x n टेंड्स टू इन्फिनिटी en प्लस में 1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय en मॉडुलस की पावर p एग्जिस्ट एंड इज नॉन जीरो। तो आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। क्या बोल दिया इसने, क्या क्या बोल दिया पहले समझिएगा। कहता है सबसे पहले तो एक्सन आपके पास एक कन्वर्जेंट आइटरेटिव सीक्वेंस है जो आपके न्यूटन रेप्सन मेथड से निकल कर आ रही है, जिसको आप यूज कर रहे हो ये इक्वेशन सोल्व करने के लिए। आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है, आपके पास इक्वेशन क्या दी हुई है? sin x माइनस में 1 इक्वल टू में 0। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे कहता है एक्सन आपका π/2 पे टेंड कर रहा है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तीसरा यहाँ पे आपको एक en डिफाइन करके दिया गया है, ये आपके पास ये डिफाइन करके दिया गया है। ठीक है, और फोर्थ आपको कहता है कि आपके पास p आपके पास कोई ग्रेटर देन 0 है, इस तरीके से कि आपके पास लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी en प्लस में 1 की en प्लस में 1 अपॉन में en की पावर p के मॉडुलस की पावर p कहता है ये आपके पास एग्जिस्ट करेगी और नॉन जीरो होगी। मतलब ये आपके पास कोई फाइनाइट नॉन जीरो नंबर आएगा। ये आपको दिया हुआ है, ये सब आपको दिया हुआ है। तो आपसे पूछता क्या है कि एक तो p की वैल्यू बताओ क्या होगी, दूसरा ये जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ये जो l है इसकी वैल्यू बताओ। तो मुझसे p की वैल्यू पूछ रहा है और मुझसे l की वैल्यू पूछ रहा है ना। तो इसको हम कैसे करते हैं? सबसे पहले यहाँ से देखो, आपके पास ये एक्सन है, ये π/2 पे टेंड कर रहा है। यहाँ पे ये जो en इसने डिफाइन करके दिया है ये एक्सन माइनस में π/2 है। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं, इसके रूट्स अगर मैं निकालने की कोशिश करूं, तो यहाँ से मुझे एक π/2 रूट जरूर मिलेगा। x जब π/2 होगा तो ये आपका हमेशा 0 वैल्यू देगा। इसका मतलब आपका एक एग्जैक्ट रूट आपके पास π/2 है, और ये जो एक्सन है ये आपका टेंड कर रहा है π/2 पे। यानी यहाँ पे ये जो उसने डिफाइन करके दी है ये आपको एक एरर डिफाइन करके दी है। जो उसने डिफाइन करके दिया है, एरर जो आपको डिफाइन करके दी है वो आपकी क्या है? en है ना, और वो आपके पास क्या है? एक्सन माइनस में π/2। सही है, तो यहाँ पे आपको एरर भी डिफाइन करके दी है। एग्जैक्ट रूट आपको पता चल गया है क्या है? एग्जैक्ट रूट आपके पास π/2 है ना। तो मेरे को यहाँ से एग्जैक्ट रूट भी पता चल गया, मुझे एरर भी डिफाइन करके दी है। क्या करूंगी मैं यहाँ से? मैं यहाँ से एक्सन की वैल्यू निकाल लेती हूँ। एक्सन की वैल्यू मेरे पास ये आएगी, फिर मैं एक्सन प्लस में 1 की वैल्यू भी निकाल लेती हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ मैं बताऊंगी अभी। ये आएगी, है ना। मुझे क्या पता है? मुझे पता है कि भैया जब न्यूटन रेप्सन मेथड का यूज हो रहा है इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, तो न्यूटन रेप्सन मेथड है क्या पहले वो तो पता चले, है ना। उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है?
वो आपके पास होता है n प्लस में 1th अप्रोक्सीमेशन xn माइनस में f ऑफ xn डिवाइडेड बाय में f डैश xn। ये आपके पास होता है ना, ये आपका न्यूटन रेप्सन मेथड का फॉर्मूला होता है। आपको क्या करना है, यहाँ से आपको xn प्लस 1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एरर, xn की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एरर, ये दोनों की दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करनी है। क्या आएगा देखो, xn प्लस में 1 है, en प्लस में 1 प्लस में पाई बाय 2 इक्वल टू xn क्या है, xn है en प्लस में पाई बाय 2 माइनस में f ऑफ xn क्या है, xn आपका है en प्लस में पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय में f डैश en प्लस में पाई बाय 2। ये आपका डेरिवेटिव है नीचे वाला, ऐसा आएगा। ठीक है, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास क्या आया, en प्लस में 1 इक्वल टू में en माइनस में यहाँ पे आपका है f en प्लस में पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय में f डैश en प्लस में पाई बाय 2। जब भी हम रेट ऑफ कन्वर्जेंस वगैरह निकालते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जनरली यूज करते हैं टेलर्स सीरीज का। तो f ऑफ en प्लस में पाई बाय 2 जब आप टेलर सीरीज निकालोगे, देखो ये आपके पास वो आपके पास है जिसके अबाउट आपको काम करना है। ठीक है, ये आपका है जिसके अबाउट आपको काम करना है, ये है जिस पर आपको काम करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम जब निकालेंगे इसको तो वो किस तरीके से कैलकुलेट होएगी, ये जो आपके पास निकल कर आएगी, ये आपके पास f पाई बाय 2 प्लस में en f डैश पाई बाय 2 प्लस में en स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल f डबल डैश पाई बाय 2 एंड सो ऑन टू, ये आपके पास आएगा, है ना। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं f डैश en प्लस में पाई बाय 2 की, है ना, तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा f डैश पाई बाय 2। अब जो f के ऊपर लगा रहे थे वो टेलर सीरीज f डैश के ऊपर लग जाएगी, en f डबल डैश पाई बाय 2 प्लस में en स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश पाई बाय 2 एंड सो ऑन टू, ये आएगा। ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनको सबसे पहले हम यहाँ पे पुट करने से पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या मेरे पास कैंसिल होता है, क्या क्या मुझे खत्म करना है वो देख लेते हैं। देखिए आपके पास, आपको पता है कि f जो आपके पास है होता है, ये जो f आपके पास गिवन रहता है, ये जो fx जिसकी आप बात करते हो वो आपके पास ये है ना, जिस fx की आप बात करते हो वो आपके पास ये है। इसका पाई बाय 2 एक रूट बन रहा है, मतलब जब आप यहाँ पे पाई बाय 2 पुट करते हो तो ये आपके पास साइन पाई बाय 2 माइनस में 1 दैट इज 0 आता है। इसका मतलब पाई बाय 2 इसका एक रूट है, तो यहाँ से ये मेरा हट जाएगा, ये मेरा 0 हो जाएगा, है ना। दूसरी चीज, जब आप यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा कोस एक्स। आप जब यहाँ पे फिर पाई बाय 2 पुट करोगे तो ये आपको मिलेगा कोस पाई बाय 2 दैट इज अगेन 0। इसका मतलब f डैश पाई बाय 2 भी 0, तो ये वाली टर्म भी 0। तो यहाँ से आपको क्या मिला, आपको जो मिलता है वो आपके पास ये मिलता है en f डैश पाई बाय 2 प्लस में en स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल f डबल डैश पाई बाय 2 एंड सो, ठीक है। और f डैश en प्लस में पाई बाय 2 क्या मिलता है, वो आपके पास मिलता है en f डबल डैश पाई बाय 2 प्लस में en स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश पाई बाय 2 एंड सो ऑन, ऐसा मिलेगा, है ना। सही है। अच्छा, यहाँ पे देखो आपको ये जो दोनों वैल्यूज है ये उठा के आपको यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, हमने पुट किया तो आपके पास क्या बना, en प्लस में 1 इक्वल टू में en माइनस में, पहले आप f ऑफ en प्लस में पाई बाय 2 रखोगे तो en f डैश पाई बाय 2 प्लस में en स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल f डबल डैश पाई बाय 2 एंड सो ऑन टू, डिवाइडेड बाय में डैश वाला रखोगे तो वो आपके पास क्या था, वो आपके पास था en f डबल डैश पाई बाय 2 en स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश पाई बाय 2 एंड सो ऑन, ऐसा ही बनेगा। सही है, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास ऐसे टेलर सीरीज आती है तो हम यहाँ पे नेग्लेक्ट करते हैं हायर टर्म्स को। अच्छा एक चीज और देखो, f डैश वाला 0 हुआ था जी, ये भी 0 हो जाएगा, है ना। f डैश वाला जब 0 हुआ था तो हमने इसको क्यों रखा, ये भी तो 0 होगा, है ना। जब ये 0 हुआ था तो ये भी 0 होगा, तो ये भी 0 हो गया, तो यहाँ से मैं ये वाली टर्म हटा रही हूँ, है ना। ठीक है, तो आपके पास ऐसा बचा। अब कहता है कि जो आपके पास, जब भी हम बात करते हैं टेलर सीरीज के, हम हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो
आपका जो हायर टर्म है ये आपके पास जो, चलो पहली टर्म है तो इसको तो एज इट इज रखेंगे, है ना, की वजह से कुछ ना कुछ तो एरर मिलेगा। तो ये आपके पास an स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल f डबल डैश पाई बाय 2 तो हमने एज इट इज रखा, और जो इससे आगे थी वो सारी टर्म्स को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। डिवाइडेड बाय में यहाँ पे देखो आपके पास f डबल डैश पाई बाय 2 करोगे तो वो आपके पास -1 निकल कर आएगा। f ट्रिपल डैश करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे आप एफ एक्स करोगे, ये गिवन है, एफ डैश एक्स क्या कोस एक्स आया, एफ डबल डैश एक्स करोगे माइनस का साइन एक्स आएगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स करोगे माइनस का कोस एक्स आएगा। ये आपका फिर 0 हो जाएगा, है ना, तो थर्ड डेरिवेटिव फिर 0, तो ये थर्ड डेरिवेटिव वाला नेग्लेक्ट मतलब 0। इसके आगे आने वाली टर्म्स जितनी भी आएंगी वो आपके पास बहुत हायर टर्म्स लेकर आएंगे, तो वो आप नेग्लेक्ट कर दोगे, तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ ऐसा बचेगा, है ना, ये आपके पास बच गया, ठीक है, ये आपके पास बच गया। अब आपके पास क्या हो गया, ये एफ डबल डैश से एफ डबल डैश पाई बाय 2 वाला कैंसिल हो गया, तो en प्लस में 1 आपके पास बचा en, ये en से एक en कैंसिल हो गया, माइनस में यहाँ पे आपका बचा en अपॉन में 2 बच गया, तो ये आपको मिला en प्लस में 1 अपॉन में en इक्वल टू में 1 बाय में, यानी आपके पास जो आपको चाहिए उसमें आपको p की वैल्यू भी पता चल गई और आपको यहाँ पे लिमिट भी पता चल गई, एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लिमिट भी आपको पता चल गई, ये फाइनाइट ही लिमिट दे रहा है 1/2 कॉन्स्टेंट ही है। तो यहाँ पे p की वैल्यू जब आप कंपेयर करवाओगे इसको इससे, जब आपने इसको इससे कंपेयर करवाया तो यहाँ पे इसके लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी तो l आ रही है, दैट इज 1/2 आ रही है, और यहाँ पे p क्या आ रहा है, p की वैल्यू 1 आ रही है, तो p आपको 1 मिल गया और लिमिट आपको 1/2 मिल गई, तो p आपको 1 मिला और लिमिट आपको 1/2 मिली, तो ये आपके पास दोनों के दोनों ऑप्शन करेक्ट आ जाएंगे, पहले दूसरा और आपके पास लास्ट के सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आया था तीसरा क्वेश्चन। ये आपके पास 3 क्वेश्चन आए थे दिसंबर 2025 के, ठीक है। अब जो क्वेश्चन शुरू होंगे वो जून 2025 के आएंगे, देखिएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये जी, इसमें कुछ भी नहीं है, क्यूबिक स्प्लाइन के प्रॉपर्टीज पता है, आप सब कुछ कर पाओगे। कहता है इफ एस आपके पास 0 से 4 आपको डोमेन दी हुई है, को डोमेन आपकी आर दी हुई है, एस एक्स आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पे कहता है कि आपके पास 0 से 1 के बीच में ये है, 1 से 3 के बीच में ये है, 3 से 4 के बीच में ये है, आपसे कहता है ये क्यूबिक स्प्लाइन है, आपसे कहता है कि ये आपका क्यूबिक स्प्लाइन है। क्यूबिक स्प्लाइन क्या होता है, क्यूबिक स्प्लाइन की प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहली बात यहाँ पे क्यूबिक अगर नाम आ गया तो आपका एफ एक्स, क्यूबिक स्प्लाइन की अगर बात करें तो आपका एफ एक्स, एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स ये आपके पास कैसे होने चाहिए, कॉन्टिन्यूस, ठीक है, आपका मतलब डिफरेंशिएबल हो 2 टाइम्स, साथ में आपके पास जो इनके डेरिवेटिव्स आते हैं वो भी कॉन्टिन्यूस आए, यानी डिफरेंट कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल होने चाहिए, ठीक है, ये आपके पास क्यूबिक स्प्लाइन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बस यही यूज करनी है और कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ यही प्रॉपर्टीज यूज करनी है। यहाँ पे देखो आपके पास है क्या, पहले तो 1 के ऊपर आप देख लो कि आपका कॉन्टिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही, यहाँ पे 1 के ऊपर जैसे ही आपने रखा, यहाँ पे आप 1 रखोगे तो ये आपको मिलेगा a 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज 1, यहाँ पे आप रखोगे तो 0 ही बन जाएगा, इज इक्वल टू में यहाँ पे इसकी राइट हैंड, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, तो राइट हैंड लिमिट आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए 1 के ऊपर कॉन्टिन्यूटी के लिए, तो यहाँ पे आप रखोगे तो आपको 1 मिलेगा, तो a की वैल्यू तो आपको 1 मिल गई, सही है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ से जब आप काम करोगे आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, अब आप इसके लिए और इसके लिए सोल्व कर लो 3 के ऊपर, तो 3 के ऊपर आप जब वैल्यू निकालेंगे तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए 3 पर भी, है ना, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए 3 पर भी, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 रखोगे तो ये तो आपका टर्म 0 आ जाएगी, यहाँ पे 3 रखोगे तो 2c आ जाएगी, यानी c की वैल्यू 1/2 आ गई, तो a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू 1 आ गई, c की वैल्यू आ गई 1/2 आ गई, हमें ना b की वैल्यू भी चाहिए, अब b की वैल्यू कैसे निकलेगी वो देख लेते हैं। यहाँ पे b की वैल्यू अगर निकलनी होती तो हम यहाँ पे 1 के लिए जब कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे थे तो ही निकल जाती, लेकिन इस फैक्टर की वजह से ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गई, इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएशन, लेकिन एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद भी आप यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आपका ये फिर भी ये फैक्टर अगेन बचेगा, इस फैक्टर की वजह से फिर आपका ये 0 बन जाएगा फैक्टर,
तो फिर मैं b की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगी। इसका मतलब मुझे 2 टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। एक बार तो किया, फर्क नहीं पड़ा, दूसरी बार दोबारा से करना पड़ेगा। तो इसको आप 2 बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा। पहले बात करोगे इसको तो 2a(x-2) आएगा, दूसरी बार करोगे तो सिर्फ 2a बचेगा। इसको पहली बार करोगे तो 2bx-1 आएगा, दूसरी बार करोगे तो सिर्फ 2b बचेगा, है ना। अच्छा, तो इसको भी तो 2 बार करना पड़ेगा। 1 के ऊपर जो आपके पास 1 के ऊपर जो लिमिट आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, उसको आप 2 टाइम्स अगर डिफरेंशिएट करते हो तो यहाँ पे जो 1 के ऊपर यहाँ पे जो राइट हैंड लिमिट आएगी उसको भी 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आप इसको जब 2 टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपको 2 मिलेगा, है ना। यानी आपको यहाँ से 2a प्लस में 2b किसके इक्वल मिल गया, 2 के इक्वल, यानी a प्लस b की वैल्यू 1 मिल जाएगी। a प्लस b आपके पास 1 आ गया, है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 2a प्लस में b प्लस में 2c पूछा है, ये हमसे पूछा गया है। क्या कर दें यहाँ पे, अरे इसको ऐसे लिख दो, a प्लस में b प्लस में 2c, ठीक है। a की वैल्यू 1 है, a प्लस b की वैल्यू 1 है, 2c की वैल्यू 1/2 इंटू में 2 आएगी, यानी 1 आ जाएगी। तो ये आपके पास 3 आ गई, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन और कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए क्यूबिक स्प्लाइन। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि आपके पास यहाँ पे कंसिडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, आईवीपी आपको गिवन है, y डैश प्लस में y इक्वल टू 0, y एट 0 पे आपको क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। लेट yn बी द आइटरेट्स ऑफ अ फॉरवर्ड आइलर मेथड, ये आपके पास फॉरवर्ड आइलर मेथड आपको कहता है लगाने के लिए, ठीक है। अप्लाइड टू आईवीपी विद स्टेप साइज h है, h आपका 0 से 1 के बीच में है, तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू होगी, आपसे ये पूछ रहे हैं, है ना। पहला कहता है कि yn आपके पास कन्वर्ज ही नहीं करेगी, जो आपके पास सीक्वेंस बनेगी, जो आपके पास आप आइलर्स मेथड से जब सोल्व कर रहे हो, आप जब निकाल रहे हो आइटरेशंस, तो वो आपके पास जो सीक्वेंस बनेगी वो कन्वर्ज ही नहीं करेगी। दूसरा कहता है कन्वर्ज करेगी, 0 को टेंड करेगी। तीसरा कहता है जितने भी आपके पास yn आ रहे हैं, y1 हो, y2 हो, y3 हो, y4 हो, सारे के सारे 0 से 1 के बीच में आएंगे। और फोर्थ कहता है कि y एट NH जब आप निकालते हैं और माइनस में जो आपके पास yn निकल कर आती है, क्या वो 0 को टेंड करेगी, क्या ये आपसे पूछ। तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आइलर्स मेथड लगाओगे। आपके पास आइलर्स मेथड जो आपको गिवन है इक्वेशन, पहले मैं वो लिख लेती हूँ, ठीक है। अब आपको पता है आइलर्स मेथड जो आपके पास होता है वो होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने मॉडिफाइड नहीं बोला है, सिर्फ फॉरवर्ड आइलर्स मेथड बोला है। इसका मतलब ये आपका नॉर्मल वाला जो आइलर्स मेथड है उसके ऊपर काम कर, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप आइलर्स मेथड लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, yn प्लस में 1 इक्वल टू में yn प्लस में h f xn yn, ये आपके पास होता है आइलर्स मेथड। अब यहाँ पे आपके पास ये गिवन है, ठीक है, ये आपको इक्वेशन गिवन, ठीक है। मैं यहाँ पे आइलर्स मेथड लगाना शुरू करूँ, ठीक है। देखिए y डैश आपको गिवन है -y की, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सोल्व कर लिया, y एट 0 पे आपको 1 दिया हुआ। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो f होता है, ये मेरे पास होता क्या है, ये f मेरे पास जब आप अपने y डैश को ऐसे निकालते हो, इस फॉर्म का, आईवीपी इस फॉर्म की होती है, तब आपके पास ये जो f होता है ये आपका इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने अपनी इक्वेशन को उसी फॉर्म में बना लिया। तो यहाँ पे जो मुझे f ऑफ xy मिला वो क्या मिला, माइनस का y मिल गया, है ना। अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास x नोट इक्वल टू में y नोट जो आपके पास गिवन है, अगर मैं इसको देखूं तो x नोट मेरे पास अगर मैं कंपेयर करवाऊं तो x नोट की वैल्यू 0 है और y नोट की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये आपके पास है, ये आपके पास जो चाहिए आपको मिल गया है। आपको आइट्रेशंस यहाँ से निकालनी है। आइट्रेशन निकालोगे, पहली आइट्रेशन आएगी, n को आप रख रहे हो 0, तो पहली आइट्रेशन आपके पास ऐसे आएगी, देख लो, y1 y नोट, पहले मेरे को आइट्रेशंस निकाल के उसके सीक्वेंस को चेक करना है वो क्या कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही। तो पहले मैंने y1 निकाला, y1 निकालोगे तो y नोट क्या है, 1 है। h आपको एज इट इज गिवन है, h आपको बस इतना गिवन है कि h आपका 0 से 1 के बीच में, इतना मुझे पता है ना। h जो आपको गिवन है वो 0 से 1 के बीच में। f एट x नोट y नोट का मतलब हो गया कि यहाँ पे f ऑफ x y आपके पास माइनस का y आया है, तो माइनस का y नोट रख दूं मैं यहाँ पे, और माइनस का y नोट क्या था, 1 था, तो ये आपके पास ऐसा बन गया 1 माइनस h। तो y1 जो आपके पास आई है वो 1 माइनस h आ गई,
सेम तरीके से अब आप किसके लिए काम करोगे, y2 के लिए। y2 आपका क्या होगा, y1 प्लस में hfx1 y1। y2 आपके पास सेकंड अप्रोक्सीमेशन जो आप निकाल रहे हो, y1 आपके पास क्या निकल कर आई है, y1 आपके पास निकल कर आई है 1 माइनस h, रख दो यहाँ पे 1 माइनस h, प्लस में h एज इट इज, f ऑफ x1 y1, x1 y1, यानी आपका f ऑफ x1 y1 आएगा माइनस का y1, और माइनस का y1 बोले तो माइनस का 1 माइनस h। तो यहाँ से अगर मैं 1 माइनस h कॉमन ले लूँ तो अंदर भी 1 माइनस h बचेगा, दैट इज 1 माइनस h का होल स्क्वायर। सेम तरीके से आप जब तीसरी अप्रोक्सीमेशन निकालोगे तो वो भी आपके पास क्या बनेगी, 1 माइनस h का क्यूब, एंड सो ऑन टू nth अप्रोक्सीमेशन। आप कैलकुलेट इवेल्युएट मतलब आप यदि अरेंजमेंट से पता लगा सकते हो कि आपकी जो nth वाली आएगी वो आपके पास ये निकल आ गई, ठीक है। इस तरीके से आपके पास nth वाली निकल जाएगी। अब देखो, फर्स्ट कहता है कि जो yn है वो आपके पास कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी, वो आपसे पूछ रहे हैं। तो जैसे ही मैंने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस h की पावर n, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी मुझे ये पता चल जाए 1 माइनस h मेरा क्या है, तो मेरा उस हिसाब से लिमिट निकाल पाएंगे। क्योंकि आपको जो h गिवन था वो आपका 0 से 1 गिवन था, तो 1 माइनस h भी तो 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। अगर आपका h है वो 0 से 1 में है, तो 1 में से अगर h को मैं सब्ट्रैक्ट भी करूंगी तो भी वो 0 से 1 के बीच में रहेगा। और 1 माइनस h की पावर n है, वो भी आपकी क्या आएगी, 0 से 1 के बीच में आएगी। और एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये आपका क्या करेगा, 0 को कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब जब आपका 1 माइनस h 0 से 1 के बीच में है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये 0 को कन्वर्ज कर जाएगा। इसका मतलब जो आपकी yn है वो आपकी 0 को कन्वर्ज कर रही है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब ये कन्वर्जेंट है। तो इसने जो बोला है डाइवर्जेंट या कन्वर्ज नहीं करेगी वो गलत हो गया, और तो इसी तरीके से भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपसे सी ऑप्शन में पूछ रहा है कि भैया जो जितने आपके पास yn निकल कर आए हैं वो 0 से 1 के बीच में है क्या। देखो, हमने जो y1 निकाला वो आपने निकाला 1 माइनस h, मुझे पता है कि h अगर 0 से 1 के बीच में है तो 1 माइनस h भी 0 से 1 के बीच में रहेगा, है ना, यही चीज है, ठीक है। मुझे पता है कि यहाँ पे जो मेरा y2 है वो भी मेरा 1 माइनस h का होल स्क्वायर निकल कर आया है। अरे जब 1 माइनस h ही 0 से 1 के बीच में है तो उसका स्क्वायर भी 0 से 1 के बीच में रहेगा। तो ये y2 भी आपका 0 से 1 के बीच में रहा, y3 भी आपका 0 से 1 के बीच में रहा, और yn भी तो 0 से 1 के बीच में रहा। इसका मतलब जो इसने सी ऑप्शन बोला है वो करेक्ट बोला है, ठीक है। अब बात करते हैं डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपसे कहता है y एट NH। अब यहाँ पे जो इसने y NH बोला है ना, इसका मतलब आपका y इसका सोल्यूशन है, y जो है वो इसका सोल्यूशन है। सॉल्यूशन आपको निकालना है, सॉल्यूशन निकालना बिल्कुल आसान है। वेरिएबल सेपरेबल का यूज करो, कंडीशन लगाओ, वहां से कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, वो उसके बाद आपको x के प्लेस पे NH पुट करना है और उसको सब्ट्रैक्ट करवाना, फिर माइनस yn उसमें से सब्ट्रैक्ट करवाओ और उसका मॉडुलस देखो 0 को टेंड कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए क्या करोगे, देखो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है y डैश इक्वल टू में माइनस y एट 0 पे 1, है ना। यहाँ पे आएगा y डैश इक्वल टू में y माइनस का 1, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपको मिलेगा log ऑफ y माइनस का x प्लस में c, है ना। तो y आपको मिलेगा c की पावर माइनस x, ऐसा मान लो, सही है। तो ये आपके पास जो y1 निकल कर आया वो आया c1 e की पावर माइनस x। यहाँ पे कंडीशन रख दो, y जब 1 x 0 पे, तो x जब 0 तो y आपका 1, तो इसका मतलब c1 की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, y आपको मिल गया ये। तो ये जो आपको y मिला है यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपका yx है एक्चुअल में, तो आप इसमें क्या करोगे, NH पुट कर दोगे, तो ये e की पावर माइनस NH आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, yn जो NH जो मिला है वो आपको मिल गया e की पावर माइनस n। क्या करना है आपको, इसने बोला पहले आप लिखो YNH, उसमें से आप yn जो आपके आए थे वो कर देखो और उसको लिमिट चेक करो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे YNH लिखा, तो ये आपके पास है ऐसा, माइनस में yn आपके पास क्या था, 1 माइनस h की पावर n। इसकी आपको लिमिट देखनी है कहाँ जाएगी, है ना। तो मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मुझे चेक करना है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इसके लिए चेक करना है ना। अब क्योंकि एक चीज देखो, ये आपका क्या जाएगा, जैसे जैसे आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी करवाओगे, n बहुत बड़ा लेते जाओगे, ये आपका 0 को टेंड करेगा, ये भी आपका 0 को टेंड करेगा, ओवरऑल इनका जो डिफरेंस रहेगा वो भी 0 को टेंड करेगा, तो ये आपका 0 को टेंड कर जाएगा,
है ना। इसका मतलब यहाँ पे आपको ये जो YNH माइनस YN है वो आपका 0 को टेंड करेगा, क्योंकि दोनों के दोनों 0 को टेंड कर रहे हैं तो उनका डिफरेंस भी 0 को टेंड करेगा। तो यहाँ पे आपका ये क्या कर जाएगा, 0 को टेंड। तो इसने जो बोला है वो बिल्कुल करेक्ट बोला है, तो इसके बी सी एंड डी ऑप्शन क्या आ जाएंगे, करेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास आएगा। अगले पे चल फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है देखिएगा, कहता है कि आपके पास अल्फा और बीटा आप बिलोंग कर रहे हैं आर में, आर सच दैट द इक्वेशन आपके पास 0 से 3 fx इंटीग्रेशन हो रहा है जो वो 0 से 3 हो रहा है। ये आपको गिवन है 3/2 एफ ऑफ अल्फा प्लस में एफ ऑफ अल्फा प्लस में बीटा होल्ड्स फॉर ऑल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2। कहता है कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, ये आपका जब आप कोई भी पोलिनोमियल उठाते हो, सारे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 या 2 से कम है, मतलब कांस्टेंट, मतलब डिग्री 1 और मतलब डिग्री 2, कहता है वो जितने भी आपके पास पोलिनोमियल्स आ रहे हैं उन सब के लिए ये होल्ड कर रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो आपसे अल्फा और बीटा की वैल्यू पूछ, कितना आसान क्वेश्चन दे दिया। हमें यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट करने की याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप सबसे पहले एफ को कांस्टेंट पुट करके देखो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप कांस्टेंट पुट करोगे आपका ये तो कांस्टेंट ही हो जाएगा, एफ ऑफ अल्फा भी कांस्टेंट, एफ ऑफ अल्फा प्लस में बीटा भी कांस्टेंट। तो यहाँ से आप अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। फिर क्या करेंगे, हम 1 डिग्री का पुट करेंगे। तो जैसे ही हमने 1 डिग्री का पुट किया, एफ को हमने ले लिया सीधा सीधा x, क्योंकि आपको पता है बेसिस जो होती है वो पोलिनोमियल की यही होती है, तो हमने ना यही उठाएंगे, क्योंकि इसी से, क्योंकि इसने क्या बोला है कि सारे पोलिनोमियल्स के लिए होल्ड कर रहा है, तो पक्का x के लिए भी तो होल्ड करेगा। तो यहाँ पे मैंने एफ को क्या ले लिया, x ले लिया। एफ को x लोगे तो पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो, क्या है एफ एक्स डी एक्स 0 से 3 x²/2 आ जाएगा, है ना। और इस पे आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9/2, है ना। ये आपके पास 9/2 आ गया। सेम तरीके से आप राइट हैंड साइड निकालोगे, राइट हैंड साइड आपको क्या दी हुई है, 3/2 एफ ऑफ अल्फा प्लस में बीटा, है ना। तो 3/2 देखो, एफ ऑफ एक्स आपके पास एक्स है तो एफ ऑफ अल्फा अल्फा हो जाएगी, एफ ऑफ अल्फा प्लस में बीटा आपके पास अल्फा प्लस में बीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिला 3/2 टू अल्फा प्लस में बीटा, है ना। आपको क्या कहता है कि भैया एक्स के लिए वो होल्ड करेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो अगर ऐसा है तो 3/2 टू अल्फा प्लस में बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 9/2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 2 अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू में 3। ये एक इक्वेशन मिल गई। तो दूसरी इक्वेशन के लिए आप क्या करोगे, आप एफ एक्स को यहाँ पे x² रख दो, ठीक है। दूसरी इक्वेशन को x² रखोगे, तो दूसरी इक्वेशन को जब x² रखोगे तो इंटीग्रेशन आप इसका करोगे 0 से 3, पहले ही आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये आपके पास आएगा x³/3 0 से 3, है ना। ये आपके पास आएगा 27/3, है ना। तो ये आपके पास आ गया 9, ये आपके पास आ गया। दूसरी चीज, यहाँ से आप क्या निकालोगे, राइट हैंड साइड निकालोगे, है ना। तो राइट हैंड साइड जब आप निकालोगे आपके पास क्या गिवन थी, आपके पास गिवन थी 3/2 एफ ऑफ अल्फा। तो एफ ऑफ अल्फा आपके पास अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, एफ ऑफ अल्फा प्लस में बीटा, एफ ऑफ अल्फा प्लस में बीटा जो होएगा वो अल्फा प्लस में बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये आपका किसके इक्वल आएगा, ये आपका कहता है राइट हैंड साइड। यहाँ पे आप एक चीज देखो, ये आपके पास जो आया है अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू, यहाँ से अगर मैं अल्फा प्लस में बीटा इसको ऐसे लिख लूं तो अल्फा प्लस में बीटा आपके पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस अल्फा। तो ये पूरी इक्वेशन मेरे पास अल्फा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे मैंने इसको 3 माइनस अल्फा के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो ये आपके पास आया अल्फा स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में अल्फा स्क्वायर माइनस में 6 अल्फा आ गया। इस ये आपका किसके इक्वल होएगा, ये आपका 9 के इक्वल आएगा। इसका मतलब यहाँ से अल्फा स्क्वायर यानी 2 अल्फा स्क्वायर माइनस में 6 अल्फा प्लस में 9 इक्वल टू आपका किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 3 से कैंसिल किया, आपका 6 के इक्वल। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकाल पाओगे, है ना। 2 अल्फा स्क्वायर माइनस में 6 अल्फा और यहाँ पे आपका आ गया प्लस का 3 इज इक्वल टू में 0, ये आपके पास आ गया, सही है। यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकाल लो, आसान रहेगा। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस में 24 डिवाइडेड बाय में 4, तो ये आपके पास आया 36 माइनस में 24 कितना हो जाएगा 12, ठीक है।
तो 12 को आप 4√3 लिख पाओगे, सॉरी 2√3 लिख पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका 4 है डिवाइडेड बाय में, तो ये आपका बन जाएगा 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय में 2, ठीक है। तो अल्फा आपके पास क्या आ गया, 3 प्लस में √3/2 और 3 माइनस में √3, ये आपके पास अल्फा आ गया। आप देख लो, आप अपने ऑप्शंस मैच कर लो। तो 3 माइनस में √3/2 और 3 प्लस में 2√3/2, तो इसका मतलब यही वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ये निकालने की भी जरूरत नहीं है, सीधा ए को देखते ही हमने सब कुछ करेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट पे। सेम है जी, सेम है एकदम। क्या बोल रहा है ये देखना समझना। कहता है कि आपके पास क्वाड्रेचर फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। ये सेम आपको जैसा अभी क्वेश्चन पीछे करके आए हैं डिट्टो वैसा ही है। आपके पास क्या कहता है, कहता है देन द डिग्री ऑफ प्रिसीजन। देखो डिग्री ऑफ प्रिसीजन का मतलब है कि ये कौन सी डिग्री तक एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के हमेशा कौन सी डिग्री तक एफ एक्स आपके पास कितने डिग्री तक का होगा कि आपको इक्वल वैल्यू देगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए सबसे पहले आप काम करोगे कांस्टेंट के लिए, ठीक है। अब कांस्टेंट की अगर आप बात करो, एफ एक्स को अगर आप कांस्टेंट ले लोगे तो ये आपके पास -1 से 1 ऐसा बचेगा। मैंने एफ एक्स को ले लिया 1, ठीक है। मुझे चेक करना है ना कि कौन सी डिग्री तक ये एग्जैक्ट देगा, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड निकाली। लेफ्ट हैंड साइड निकालोगे तो ये आपका ऐसे टूट जाएगा, है ना, 0 से 1 एक्स टी एक्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका x²/2 आएगा, इंटीग्रेशन -1 से 0, ये आपका x²/2 आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 था, ठीक है। तो ये आपका आएगा 0, यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस का 1/2, प्लस में 1/2, तो ये आपको मिल गया 1। यहाँ पे अगर आप ये वाला देखते हो, हाफ ऑफ, मतलब जो आपकी राइट हैंड साइड है, अगर आप इसको देखते हो तो ये आपके पास आएगा हाफ ऑफ एफ ऑफ -1। -1 के ऊपर वैल्यू क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट ही रहेगी ये तो हमेशा। तो ये तो आपका फिर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कॉन्स्टेंट तो सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब डिग्री ऑफ प्रिसीजन आपके पास क्या होगी, कांस्टेंट तक तो हुई है। अब अगर मुझे डिग्री यहाँ पे ये कांस्टेंट की है एक्चुअल में, लेकिन अभी मुझे मैक्सिमम डिग्री निकालनी है ये कहाँ तक सेटिस्फाई करेगा, तो उसके लिए मुझे एक्स के लिए भी काम करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्स रखा है एफ एक्स को, पहले मैं इसकी क्या निकालूंगी, दोनों एक साथ निकाल लेते हैं चलो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो एक्स रूट एक्स डी मॉडुलस एक्स डी एक्स -1 से 1, और ये आपको गिवन थी हाफ एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ -1। तो ये आपके पास एफ ऑफ 1 क्या आएगा, 1 आएगा, एफ ऑफ -1 क्या आएगा, ये आपका क्या था, प्लस था। एफ ऑफ 1 तो आपका 1 आया, -1 आ गया, तो ये तो 0 आ गया। क्या आपका ये भी 0 रहेगा, देख लेते हैं। आप इसको लिखोगे एक्स मॉडुलस एक्स, इसको आप लिखोगे जब ये आपका कैसा रहेगा, -1 से 0, है ना, जब नेगेटिव का रहेगा, यहाँ पे माइनस आएगा जी, ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे आपका ये माइनस आया बाहर, प्लस यहाँ पे 0 से 1 x² dx आया। आप जब इसको ओपन करेंगे और साथ में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, ये 0 के इक्वल आएगा कि वो हमें देखना है। आप जब इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास ओपन किस तरीके से होएगा, इसको मैं उलट पलट कर दूं ऐसे, या रहने दो, ठीक है, इसको एज इट इज रहने दो। ये आपके पास x³/3 आएगा, है ना, ये भी आपका x³/3 आएगा, -1 से 0 आएगा, ये माइनस का है। ये आपका x³/3 आएगा, ये आपका 0 से 1 आएगा। क्या ये आपका 0 के इक्वल आ रहा है, अगर ये वाली टर्म 0 के इक्वल तो बात बन जाएगी। देखो यहाँ पे आपने 0 रखा, यहाँ पे आपने -1 रखा, -1/3 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1/3, देख लीजिएगा करके, बिल्कुल 0 आ रहा है, यानी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। इसका मतलब आपकी डिग्री ऑफ प्रिसीजन कांस्टेंट तो तक तो सीमित नहीं है, इसका जो आपके मैक्सिमम जो आपकी वैल्यू होगी डिग्री की, वो हो सकता है 1 हो या 1 को पार करे। इसका मतलब मैं ए ऑप्शन तो गलत कर सकती हूँ, अभी मैं बी के बारे में नहीं बोल सकती कि उसकी डिग्री 1 रहेगी, वो तो मैं कब बोल सकती हूँ, जब मैं सेकंड डिग्री के लिए चेक करूंगी, है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एफ एक्स किसके लिए काम करना है, मुझे यहाँ पे काम करना है एफ एक्स इक्वल टू x²। तो जैसे आप काम करोगे x² मॉडुलस एक्स डी एक्स -1 से 1, और यहाँ पे आपका है हाफ ऑफ एफ ऑफ 1, आपके पास 1 आएगा, एफ ऑफ -1 भी 1 आएगा, यानी ये वैल्यू 1 आएगी। इसको देख लो ये 1 आ रही है क्या, यहाँ पे आप इसको ओपन करेंगे तो ये -x dx -1 से 0,
0 से 1 एक्स क्यूब dx, ये आपका आना चाहिए 1। अगर 1 आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये नहीं होगा। यहाँ पे एक्स क्यूब एक्स की पावर 4/4 आ जाएगा, -1 से 0 नेगेटिव बाहर है, एक्स की पावर 4/4 आ जाएगा, 0 से 1 इज इक्वल टू में 1 आना चाहिए, है ना। इसको देखो, ये जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये आपको 0 मिलेगा, एक माइनस बाहर चल रहा है, माइनस माइनस प्लस 1/4 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे भी 1/4 आ जाएगा। जी बिल्कुल, हमें ये क्या मिल रहा है कि हमें 1/4 प्लस में 1/4, ये तो मुझे क्या मिल रहा है, ये तो मुझे मिल रहा है 2/4 दैट इज 1/2, लेकिन ये आपका आ रहा है 1। तो इसका मतलब यहाँ पे ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 2 डिग्री को इसने सेटिस्फाई नहीं किया है। और जैसे 2 डिग्री को अगर सेटिस्फाई नहीं करता है, इसका मतलब यहाँ पे इसकी डिग्री ऑफ प्रिसीजन क्या होगी, 2 भी नहीं होगी, है ना। अरे 2 के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जब हमने fx को x स्क्वायर लिया तो वो सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब डिग्री ऑफ प्रिसीजन 2 तक नहीं है। जब 2 भी नहीं है, 2 के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो 3 के लिए सेटिस्फाई भी नहीं करेगा। तो इसका मतलब इसकी डिग्री ऑफ प्रिसीजन क्या है, 1 है। ठीक है जी, ये आपके पास क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। देखो, मैं ये थोड़ा सा फास्ट करवा रही हूँ, समझ रहे हैं इसको। अगर जैसे आपको लगता है कि थोड़ा फास्ट चल रहा है, तो यूट्यूब पे हमारे पास अच्छा ऑप्शन रहता है कि आप क्या कर सकते हो, स्पीड को कम कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा मतलब मत समझिएगा कि एकदम फास्ट फास्ट करवा दिया। आपके पास ऑप्शन है, आप कर सकते हो, स्पीड को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कहता है आपके पास ये स्टेटमेंट है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर ऑल एक्स नॉट 2 माइनस एप्सिलॉन से 2 प्लस एप्सिलॉन द आइटरेटिव सीक्वेंस आपके पास ये डिफाइंड करके दी है। एन आपको 0 1 2 3 से शुरू हो रहा है, कह रहा है कि क्या ये 2 को कन्वर्ज करेगी क्या। आपके पास उसने खुद से आइटरेशन बनाकर दे दी, आइटरेटिव स्कीम उसने खुद से बनाकर दे दी, और वो खुद से बना के पूछ रहा है कि क्या इस 2 के नेबरहुड में वो आपका 2 को कन्वर्ज करेगा क्या। दूसरा कहता है कि आपके पास एक एप्सिलॉन, आपके पास कोई ऐसा एप्सिलॉन मिलेगा कि आप जब यहाँ पे 3 का नेबरहुड लेते हो कोई, तो उस 3 के नेबरहुड में आपका ये वाली जो आइटरेटिव स्कीम है ये 3 को कन्वर्ज करे। फिर आपको तीसरा कहता है कि भैया एक आइटरेटिव स्कीम और दे दी और उसमें आपके पास कोई एप्सिलॉन ऐसा मिलेगा क्या जो इस 3 के नेबरहुड में ही क्या करे, 3 को कन्वर्ज करे, ऐसा आपसे बोल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन कौन सी गलत है, ये आपसे पूछ रहा है। इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले आपके पास क्योंकि ये फिक्स्ड पॉइंट आइटरेशन हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहला हमने S1 स्टेटमेंट के लिए काम किया, तो ये आपके पास S1 स्टेटमेंट के लिए आपको पता है यहाँ से कि ये आपका जो आप लिखते हो वो आपका ये होता है ना, इस फॉर्म का आप लिखते हो। तो ये आपके पास जब भी निकल कर आता है यहाँ पे कोई x, तो वो आपका फिक्स्ड पॉइंट कहलाता है ना। दूसरी बात, यही जो x है, अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर दूं, जैसे x इक्वल टू में 6 अपॉन में 5 माइनस एक्स, यानी x 5x माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 6 इक्वल टू में 0, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सोल्व कर दूं तो ये आपके पास fx है, जो इसका फिक्स्ड पॉइंट निकल कर आएगा वो ही इसका रूट होगा, जो फिक्स्ड पॉइंट इसका है वो इसका रूट होगा, है ना। तो आपके पास क्या कहता है, कहता है कि आपके पास ये जो आइटरेटिव स्कीम है ये आपके 2 को कन्वर्ज करेगी क्या, ये आपसे पूछ रहा है, यानी इसका फिक्स्ड पॉइंट 2 होगा क्या, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले कन्वर्जेंट के लिए जब भी हमें जब भी हमें फिक्स्ड पॉइंट आइटरेशन दिया रहता है, उसमें हम क्या चेक करते हैं, उसमें हमें जो दिया रहता है उसका हम डेरिवेटिव का मॉडुलस चेक करते हैं। अगर ये आपका लेस देन 1 रह जाता है तो हम बोलते हैं कि आपकी आइटरेटिव स्कीम कन्वर्ज करेगी। कन्वर्ज किसको करती है, या तो फिक्स्ड पॉइंट को इसके, या फिर fx के रूट को, दोनों सेम ही आते हैं, दोनों सेम ही बात है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपके पास gx गिवन है, gx आपके पास क्या गिवन है इन स्टेटमेंट फर्स्ट, 6 अपॉन में 5 माइनस एक्स, ये आपके पास gx गिवन। आपको क्या करना है, यहाँ से इसका डेरिवेटिव करना है, आपने इसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करोगे तो ये आपको मिलेगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका आपको करना है मॉडुलस, है ना, इसको आपको करना है मॉडुलस। आपने मॉडुलस किया तो ये आपके पास क्या आया, ऐसा आया, है ना, यही आया। अगर हम यहाँ से बात करें, अगर हम बात करें यहाँ पे 2 के एक नेबरहुड की, मतलब आपसे जस्ट इतना पूछ रहा है एप्सिलॉन को ग्रेटर देन 0 आपके पास कोई ऐसा मिलेगा क्या, इसका बस बोलने का मोटिव ये है कि आपके पास 2 का कोई ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा क्या।
कि जिसके लिए आपका ये क्या हो, लेस देन 1 हो। अब जैसे ही मैं यहाँ पे 2 का एक छोटा-सा नेबरहुड उठा लेती हूँ, मुझे पता है कि 2 का अगर मैं नेबरहुड उठा रही हूँ, तो यहाँ पे 5 में से अगर 2 आप पहले एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लो। जैसे ही आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपके पास क्या आया, 6 डिवाइडेड बाय में 3 का स्क्वायर यानी 9, ये आपके पास लेस देन 1 है। तो बिल्कुल मुझे मुझे पता है ये चीज़ कि मेरा अगर यहाँ पे अगर मैं 2, ये जैसे मेरे पास 2 है, मान लीजिए ये मेरे पास 2 है। अगर मेरा 2 के ऊपर ही 6/9 वैल्यू दे रहा है, 2 के ऊपर 6/9 वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये मुझे कैसे इसको अगर थोड़ा-सा आप इवैल्यूएट भी करते हो, तो ये आपको लगभग कितने कितने के इक्वल मिलेगा? ये आपको मिलेगा 0.6, है ना? यानी ये आपके पास ये 0.6 है, 1 से 0.4 छोटा है। इसका मतलब पक्का इसका एक छोटा-सा नेबरहुड मुझे ज़रूर मिल जाएगा, जहाँ पे ये लेस देन 1 होगा। अरे 2 के इधर-उधर थोड़ा-सा नेबरहुड तो मुझे मिल ही सकता है। अगर मैं 2 से थोड़ा-सा भी बड़ा ले लूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 2 एप्सिलॉन को मैंने यहाँ यहाँ से ऐसा ले लिया 2.5 और यहाँ पे मैंने ले लिया 1.5। तो जब आप 1.5 से 2.5 के बीच में देखोगे तो ये आपका हमेशा लेस देन 1 आएगा, ठीक है? यानी इसके बीच में भी लेस देन 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे मुझे पक्का एक 2 का एक छोटा-सा नेबरहुड मिल रहा है, ठीक है? आपको यहीं से अंदाज़ा लग जाएगा। देखो आपको पूरा एप्सिलॉन निकालने की भी नीड नहीं है। आपको यहाँ पे देख लो कि आपका जब आप 2 पुट कर रहे हो, जो आप सेंटर पॉइंट जो है इसका वो 2 है। अगर आप 2 ही पुट कर रहे हो, उस 2 को पुट करने पे अगर ये लेस देन 1 आ रहा है, कितना छोटा है, कितना डिफरेंस है 1 से? 0.4 का, ये 0.6 आया है लगभग। इसका मतलब 0.4 का डिफरेंस है, यानी आपको पक्का एक नेबरहुड ज़रूर मिल जाएगा। बहुत स्मॉल नेबरहुड भी अगर मिल जाए, तो भी आपके पास उसके एप्सिलॉन आपके पास आ जाएगा, है ना? तो यहाँ से आपको पक्का एक एप्सिलॉन मिलेगा जिसके लिए ये आपका कन्वर्ज करेगा। लेकिन कन्वर्ज तो करेगा, लेकिन किसको कन्वर्ज करेगा वो भी तो हमें देखना है। कन्वर्ज किसको करता है? यहाँ से तो मेरे पास कन्वर्जेंस हुई है सिर्फ। मुझे एक एप्सिलॉन पक्का मिल गया यहाँ से, क्योंकि ये मेरे पास एक एप्सिलॉन मुझे पक्का मिल जाएगा, या मैं बोलूँ कि मुझे एक 2 का ऐसा नेबरहुड पक्का मिल जाएगा जिसके लिए ये आपका g डैश x क्या है? इसका मॉडुलस लेस देन 1 है। लेकिन क्या ये आपका कन्वर्जेंस तो है, क्या ये 2 को कन्वर्ज करेगा? तो उसके लिए आपको मैंने क्या बताया, वो या तो फिक्स्ड पॉइंट इसका निकाल लो या फिर एफ के रूट निकाल लो, उन्हीं को ही कन्वर्ज करता है वो जाके। अब फिक्स्ड पॉइंट कौन से होते हैं? जो x इक्वल टू जी एक्स को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू जी एक्स ये है आपका, यहाँ पे देखो इसका 2 क्या फिक्स्ड पॉइंट आ रहा है क्या? फिक्स्ड पॉइंट आने का मतलब वो दोनों साइड आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल देगा। बिल्कुल आपके पास ये आपके पास आ रहा है 6 डिवाइडेड बाय में 3 दैट इज 2, तो 2 इक्वल टू 2 आ रहा है। इसका मतलब 2 इज अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ जी एक्स। अगर ऐसा है तो पक्का ये 2 को कन्वर्ज कर जाएगा, तो S1 स्टेटमेंट आपकी करेक्ट आ जाएगी। बात करें अगर सेकंड स्टेटमेंट की, सेकंड स्टेटमेंट आपके पास क्या कहता है? कहता है कि अगर आपके पास ये xn प्लस में 1 का होल स्क्वायर ये आपके पास गिवन है, ठीक है? आपको यहाँ पे मैं सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिखा देती हूँ। मैं सेकंड स्टेटमेंट दिखा रही हूँ, थर्ड आप खुद से करोगे, ठीक है? xn स्क्वायर प्लस में 6 डिवाइडेड बाय में 5, ये आपको xn प्लस में 1 की। अगेन आपके पास ये आपका x है, ये आपका gx है, ठीक है? आपको यहाँ पे अगर कन्वर्जेंट होगा वो, तो वो कन्वर्ज करेगा इसके फिक्स्ड पॉइंट को, ठीक है? या फिर इसको सोल्व करके जो आप fx इक्वल टू 0 निकालोगे उसके रूट को, यही दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है। यहाँ से आपको सबसे पहले फिर gx जो आपके पास है वो इस फॉर्म का है, आपको यहाँ पे g डैश x निकालना है। जैसे आप g डैश x निकालोगे ये आपके पास आएगा 2x डिवाइडेड बाय में 5 आया। अब देखो आपके पास g डैश x है, उसका मॉडुलस क्या होना चाहिए? 1 से छोटा होना चाहिए, ये होना चाहिए। किस लिए? किसके नेबरहुड में? 3 के किसी नेबरहुड में। तो जैसे ही आपने 3 का कोई नेबरहुड लेना चाहा, समझ लो आपने 3 का ही आप नेबरहुड ले रहे हो, तो आपने यहाँ पे क्या किया, 3 सेंटर मान, जो आपका सेंटर है उसी को ही आपने पुट करके देखा कि भैया सेंटर खुद तो सही हो, तभी तो वो दूसरे वाले को बोल पाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने 3 पुट किया तो भैया ये तो 6/5 बन गया, अरे ये क्या हो गया, पाप हो गया, ये तो 1 से बड़ा हो गया। जब सेंटर ही नहीं संभाल पाया तो उसके आर पार के जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, है ना? जब आपका सेंटर ही सही नहीं है तो उसके आसपास के जो लोग हैं वो भी आपके सही नहीं है। तो ये ही जब ग्रेटर देन 1 आ गया, इसका मतलब कन्वर्जेंस तो आई नहीं, कन्वर्जेंस ही नहीं आई तो कन्वर्जेंट 3 के ऊपर बात कैसे कर रहा है वो, ठीक है? आगे चलो।
ये वाली स्टेटमेंट आप खुद से चेक करोगे, इसको मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है। ये आपके पास, ये आप खुद से करोगे चेक, जो आपका लास्ट वाला है वो आप खुद से करोगे, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट पे अगला देखिएगा। कहता है कि आपके पास f है वो r से r जा रहा है, बी सच दैट कि आपको यहाँ पे सुप्रीमम गिवन है मॉडुलस एफ एक्स माइनस एफ आई अपॉन में मॉडुलस एक्स माइनस वाई इक्वल टू एल, ठीक है। आपको यहाँ पे l है वो 1 से बड़ा दिया हुआ है, फाइनाइट क्वांटिटी है लेकिन 1 से बड़ी दी हुई, एंड h आपके पास डिफरेंशिएबल फंक्शन है, h डैश x आपको उसका मॉडुलस 3/4 से छोटा दिया हुआ है। कहता है कि अगर आपके पास फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, अल्फा अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 है और आपको gx ये डिफाइन करके दिया है, तो आपके पास कहता है ये जो आइटरेटिव स्कीम बन रही है, ये आइटरेटिव स्कीम आपके अगर कन्वर्ज करती है तो अल्फा आपका क्या होना चाहिए। मतलब आपको सब कुछ कन्वर्जेंट पुनवर्जेंट सब कुछ देकर आपसे सिर्फ अल्फा के बारे में पूछ रहा है कि अल्फा क्या होना चाहिए कि वो जाके तब कन्वर्जेंट करे, ठीक है। अब देखो यहां से एक चीज, आपके पास क्या है यहाँ पे, अगर आप इसको देखते हो, अगर आप इसको देखते हो तो सुप्रीमम सुप्रीमम x इज नॉट इक्वल टू बाई एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई में x माइनस वाई का मॉडुलस, ये आपके पास l दिया हुआ है और l आपको ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है। इसके ये समझते हो इसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे इसको देखोगे तो ये सुप्रीमम वैल्यू दे रहा है इसकी, मतलब यानी मैं बोलूं कि एफ एक्स माइनस एफ वाई का जो बाउंड होता है, जो आपके पास अपर बाउंड होता है, वो आपको एल दिया हुआ है ना। और ये एक्चुअल में होता क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे आपको एफ डैश एक्स वाई की कंडीशन दे, सॉरी एफ डैश एक्स की कंडीशन दे रहा है। यहाँ से आपको इतना पता चल गया कि एफ डैश एक्स जो होगा इसका सुप्रीमम आपके पास एल के इक्वल है। इसका मतलब यहाँ से ये आपको एल के इक्वल अगर दिया हुआ है, सुप्रीमम अगर एल के इक्वल है, सबसे बड़ी वैल्यू एल के इक्वल है, तो ये आपका एल से छोटा रहेगा हमेशा, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मिल गया यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास एच डैश एक्स है वो भी आपका लेस देन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। मुझे यहाँ से जी एक्स जो डिफाइन करके दिया है वो आपके पास ये डिफाइन करके दिया है अल्फा एफ एक्स प्लस में एच एक्स, ठीक है। ये आपको डिफाइन करके दिया है। कहता है कि एक्स के प्लस में 1 इक्वल टू में जी एक्स, ये आपके पास क्या होनी चाहिए, ये आपके पास कन्वर्जेंट होनी चाहिए। अभी मैं करवा के आई हूँ। कन्वर्जेंट कब आप बोलते हो, आपके पास जब जी डैश एक्स लेस देन 1 होता है। अगर आपके पास ये स्कीम दी हुई है, इसका मतलब है कि आपके पास x इक्वल टू जी एक्स वाली चीज दी हुई है, तो आप जी डैश एक्स जब आपके पास लेस देन 1 होता है तो ही आप बोलते हो कि वो आपका कन्वर्जेंट करेगा, है ना। यहाँ से जी डैश एक्स निकाल लो, जी डैश एक्स आपको जो दिया गया है वो ये दिया गया है, तो अल्फा एज इट इज, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है, स्केलर है, एफ का एफ डैश एक्स, एच का एच डैश, ये आपके पास हो गया, है ना। यहाँ पे इसको सोल्व कर लो, ये आपके पास क्या आएगा, अल्फा एफ डैश एक्स का मॉडुलस प्लस में एच डैश एक्स का मॉडुलस, अलग अलग किया जा सकता है, लेस देन इक्वल टू अल्फा एफ डैश एक्स प्लस में एच डैश एक्स। आपको ये दोनों वैल्यूज गिवन थी, है ना, क्या गिवन थी, अल्फा एफ डैश एक्स आपके पास क्या गिवन है, इसका ये वैल्यू एल से छोटी है, प्लस में एच डैश एक्स आपके पास क्या है, 3/4। यानी ये आपके पास कुल मिला के जो आपके पास आया है, जो आपका जी डैश एक्स है वो 1 से छोटा होना चाहिए, उसने खुद ने बोला है कि कन्वर्ज करेगा, यानी 1 से छोटा होना चाहिए, मुझे ये चीज पता है। इसका मतलब यहाँ से अल्फा एल प्लस में 3/4 1 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब अल्फा एल मेरे पास 1 माइनस में 3/4 यानी 1/4, यानी अल्फा एल मेरा 1/4 से छोटा होना चाहिए, यानी मेरा जो अल्फा है वो मेरा 1/4 एल से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब जब आपका कन्वर्ज होना होगा तो अल्फा शुड बी लेस देन 1/4 एल, तो डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि 2/3 एल आपका 1/4 एल से बड़ा है, क्योंकि अल्फा आपका 1/4 एल से जितने अल्फा छोटा है सिर्फ उनके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, इनके बीच में आने वाले अल्फा के लिए वो नहीं कन्वर्ज करेगा, तो ये ऑप्शन गलत। सेम तरीके से 3/2 भी 1/4 से बड़ा है तो ये गलत, और ये तो खैर बड़ा ही है 4l, तो ये भी गलत। मतलब यहाँ पे जस्ट इतना हमें बताना है कि क्योंकि जो अल्फा है वो सिर्फ 1/4 एल से छोटा है तो ये आपके पास कन्वर्ज करेगा। अगर मैं बोलूं 1/4 एल और 3/2 एल, इनके बीच में अगर कोई एलिमेंट आ गया, ठीक है, तो उनके लिए आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि वो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, तो इसलिए हमें जो पता चला है वो सिर्फ ये पता चला है, तो डी ऑप्शन इसका ओनली द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, अगला देखिएगा।
कहता है अगर आपके पास लैम्डा और पी आर में बिलोंग कर रहे हैं सच दैट द क्वाड्रेचर फॉर्मूला आपको ये दिया गया है। कहता है इज एग्जैक्ट फॉर ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एज हाई एज हाउ पॉसिबल। कहता है जितने भी आप डिग्री का पॉलिनोमियल उठा लो 1 2 3,000 करोड़ जो भी आप उठा रहे हो उन सब के लिए आपका ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि 2 लैम्डा 24 पी 0 होगा, मतलब लैम्डा और पी में क्या इक्वेशन आएगी, क्या सेटिस्फाई करेगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए आप इसको इसने आपने आपको डिग्री को छूट दे दिया, आप डिग्री को कुछ भी उठा सकते हो। सबसे पहले मेरा काम क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा करने के लिए, मतलब ज्यादा कैलकुलेशन मुझे ना करनी पड़े, मैं एक्स नोट को फिक्स कर लेती हूँ 0 और एच को मैं फिक्स कर लेती हूँ 1। जिससे क्या होगा, मेरा ये जो है ना ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन 0 से 1 के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे आसानी होगी करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, 0 से 1 कर लिया, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू में यहाँ पे आपका है लैम्डा एच। ठीक है, लैम्डा एच एफ ऑफ एक्स नोट आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स नोट 0, तो एफ ऑफ 0 प्लस में एफ ऑफ 1 हो जाएगा क्योंकि एक्स नोट प्लस में एच एफ ऑफ 1 हो जाएगा, प्लस में पी एच क्यू, पी एच क्यू एच को, अच्छा एच को भी 1 रखा है तो यहाँ पे आप एच हटा दीजिए और यहाँ से भी एच हटा दीजिए। ठीक है, तो पी और आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स नोट यानी 0 प्लस में एफ डबल डैश एक्स नोट प्लस में एच यानी एफ डबल डैश 1। ये आपके पास है। ये इसने बोला है कि ये आपका हर डिग्री पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा, इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे उठाया कि भैया चलो एफ एक्स को मैं क्या ले लेती हूँ, कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले ली, कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिया। जैसे ही मैंने कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिया, राइट लेफ्ट हैंड साइड जो मेरे पास आएगी वो आएगी यहाँ पे 1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल लोगे तो ये 2 बनेगा, यहाँ पे आप कांस्टेंट लोगे क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो डबल डेरिवेटिव तो वैसे ही 0 हो जाएगा, पहला ही डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 2 लैम्डा इक्वल टू 1, दैट इज लैम्डा की वैल्यू आपको मिल गई 1/2। अब आप जैसे ही दूसरा पॉलिनोमियल पुट करोगे है ना, तो उसके लिए क्योंकि आपको डिग्री कोई भी पुट कर सकते हो, आपके पास छूट है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे सोचती हूँ कि ठीक है मैं 1 डिग्री का पॉलिनोमियल देखती हूँ, तो 1 डिग्री के पॉलिनोमियल में यहाँ पे फिर से आपके पास लैम्डा ही बचेगा क्योंकि 1 डिग्री का पॉलिनोमियल का सेकंड डेरिवेटिव करने पे ये फिर आपको 0 मिल जाएगा। इसीलिए मैं 1 डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं लूंगी क्योंकि मेरे पास फिर लैम्डा के अंदर वही इक्वेशन बनेगी, फिर मुझे लैम्डा की वैल्यू 1/2 मिल जाएगी। इसीलिए यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं एफ एक्स को आपकी बार 2 डिग्री का सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर उठा लेती हूँ। क्या होगा, यहाँ पे आपके पास रखो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स क्यूब बाय 3 आएगा, 0 से 1/3 के बीच में करोगे तो 1/3 आएगा। यहाँ पे आएगा लैम्डा एफ 0 0 एफ 1 1 प्लस में पी एज इट इज एफ डबल डैश 0, एफ डबल डैश क्या आएगा, 2 आएगा, कॉन्स्टेंट आ रहा है तो ये भी 2 और 1 पे भी 0 और 0 पे भी 0, तो ये आपको मिलेगा लैम्डा प्लस में 4p इक्वल टू में 1/, आ गया, आ गया। लैम्डा की जो वैल्यू गिवन थी वो आपको 1/2 गिवन थी, तो 4p इक्वल टू 1/3 माइनस में 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आप एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये आपको -1/6 मिलेगा। p की वैल्यू आपके पास मिल गई माइनस का 1/24। p की वैल्यू आपको ये मिल गई, लैम्डा की वैल्यू आपको ये मिल गई, यहाँ पे पुट कर करके देखो 2 लैम्डा प्लस में 24p, क्या आपका 0 आ रहा है क्या, अरे 2 लैम्डा आपके पास क्या आया है, लैम्डा आपके पास आया है 1/2, रखो यहाँ पे 1/2। 24 p आपके पास क्या आया है, माइनस का 1/24, रखो यहाँ पे माइनस का 1/24। 1 माइनस 1 ये तो 0 आ गया भैया, तो ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका सी ऑप्शन गलत कर दूं, ठीक है, क्योंकि 0 के इक्वल आए, यहाँ पे इसने -3 दिया हुआ है। फिर देखो 7p माइनस में 12, सॉरी 7 लैम्डा माइनस में 12p, 7 लैम्डा माइनस में 12p, रखो 7 लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है, 1/2 आई है, रख दो, माइनस में 12 p की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 1/24, क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो 7/2 माइनस में आप माइनस माइनस प्लस 1/2 8/2 आ जाएगा, दैट इज 4 आ जाएगा। 4 आ रहा है क्या, अरे बिल्कुल आ रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है, तो डी ऑप्शन गलत कर दो, तो ए एंड बी ऑप्शन करेक्ट आएंगे। ठीक है, चलते हैं जी नेक्स्ट, अगला देखिएगा। आपके पास है, कहता है एफ एक्स बी द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2 दैट इंटरपोलेट्स द डाटा। ये आपके पास डेटा गिवन है, इसको आप इंटरपोलेट कर रहे हो, कह रहा है एट मोस्ट 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होना चाहिए।
इफ gx इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3, कह रहा है कि अगर gx आपके पास पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री एट मोस्ट 3 है, fx प्लस में gx आपने निकाला, यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि उनके ऊपर वैल्यू क्या होगी, आपसे ये पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको मैंने एक चीज बताई हुई है कि जब भी आप पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन बाय डिवाइडेड डिफरेंस करते हो, तो वो डिवाइडेड डिफरेंस में जब भी आप एक नया पॉइंट ऐड करते हो, तो वहां से आपके पास क्या आता है, आप उसी में जो आपने पहले कुछ पॉइंट्स के लिए काम कर रखा है उसी में ही आप अपना नया पॉइंट ऐड कर सकते हो, है ना। मतलब ये इसका सबसे बड़ा फायदा होता है। तो यहाँ पे हम उसी से ही काम कर लेते हैं, उससे मेरे पास ज्यादा आसान पड़ेगा। देख लेते हैं क्या होगा, देखिएगा x -1, -1 पे 2 वैल्यू गिवन है, 0 पे 1 वैल्यू गिवन है, 1 पे 2, तो -1 0 और 1, और आपको जो fx गिवन है वो आपको क्या गिवन है, 2 1 और 2। पहले मैं यहाँ पे इसके लिए fx के लिए काम करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे fx के लिए हमने काम किया, पहले हम डिवाइडेड डिफरेंस पहला निकाल लेते हैं, तो ये आपके पास आएगा 1 - 2 दैट इज -1 डिवाइडेड बाय 0 माइनस ऑफ -1 दैट इज 1, तो -1, 2 - 1 1, 1 माइनस 0 यानी 1, आपके पास ये बचेगा। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकाल लो, 1 माइनस ऑफ -1 दैट इज 2 डिवाइडेड बाय में 1 माइनस ऑफ -1 दैट इज 2, तो यानी 1। तो आपके पास जो fx पॉलिनोमियल निकल कर आएगा, यहाँ पे fx ने यहाँ पे आप ना कुछ px वगैरह कुछ मान लो, ठीक है, क्योंकि इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल हमारा fx। तो जो fx निकल कर आएगा वो आएगा f p एट x नोट, तो ये आपका p एट x नोट क्या है, माइनस का 1, सॉरी माइनस प्लस का 2, ठीक है, ये आपने px मान, प्लस में x माइनस एक्स नोट, x माइनस एक्स नोट यानी x प्लस में 1, ठीक है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस यानी -1, प्लस में x -1 प्लस में 1 x -0, क्योंकि आपका ये x नोट है, ये आपका x1, तो x -x1 प्लस में x -x2 डिवाइडेड डिफरेंस सेकंड क्या है, 1 है ये भी। तो आपके पास जो fx निकल कर आया वो आया 2 प्लस माइनस में x माइनस में 1 प्लस में x स्क्वायर प्लस में x, तो ये आपके पास आ गया 1 प्लस में x स्क्वायर, ये तो आपका fx आ गया जी, है ना। अब जो आप काम करोगे gx, इसने क्या बोला है, gx आपका एक पॉलिनोमियल और ऐड हुआ है इसमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पॉइंट मैंने देखो यहाँ पे ऐड करवा दिया, 2 पे 17 वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं काम करूंगी 17 माइनस 2 आपके पास क्या होता है, 15 होता है, 15 आपके पास 15 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा, यहाँ से फिर डिवाइडेड डिफरेंस निकालोगे, तो ये आपके पास आएगा क्या, ये आपके पास आएगा 15 माइनस 1 है, दैट इज 15 माइनस 1 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 यानी 7 आ जाएगा। फिर आप तीसरा डिवाइडेड डिफरेंस भी निकल कर आएगा, तो तीसरा डिवाइडेड डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 6 डिवाइडेड बाय में 2 में से माइनस ऑफ -1 गया दैट इज 3, तो ये आपके पास आ गया 2। अब यहाँ पे देखो fx जो आपके पास निकल चुका था, जो आपका fx प्लस में gx अब निकल कर आएगा ना, वो पता है क्या आएगा, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ तक आपका सब कुछ काम सेम है। तीसरे वाला जो पॉलिनोमियल आता है, देखो इसमें ही अगर आप और आगे जाओगे तो ये आपको मिलेगा x माइनस एक्स नोट इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस जो आपका है बस वो आपको ऐड करना है। तो x माइनस में x1, x माइनस में एक्स नोट, x माइनस में x1 और x माइनस में x2 आपका ये है, और इनटू में आपके पास ये कितना आ जाएगा 2, जो आपका लास्ट वाला डिवाइडेड डिफरेंस। तो यहाँ से आपको जो gx मिलेगा ना, ये तो आपका fx ही था, जो gx बच जाएगा वो ये बच जाएगा, gx क्या आ जाएगा, gx आ जाएगा 2x एक्स स्क्वायर माइनस में 1 दैट इज 2x क्यूब माइनस में 2x, ये आपके पास आ गया जी gx। तो ये आपका fx भी आ गया, आपके पास gx भी आ गया। अब आपसे जो वैल्यू पूछ रहा है वो आपको बतानी है, कहता है 5 पे और 3 पे, f एट 5 प्लस में g एट 3, तो f एट 5 आपके पास क्या है, या तो आप इसी पॉलिनोमियल को निकाल के देख लो, लेकिन यहाँ पे अलग अलग निकालनी है ना, तो f एट 5 आपके पास कितना आ जाएगा, 1 प्लस में 5 दैट इज 26, g एट 3 कितना आ जाएगा, यहाँ पे रख दो, तो ये आपके पास कितना आएगा, 2 इंटू में 27 माइनस में 6, है ना, तो ये आपके पास आ गया 26 प्लस में ये आपके पास क्या हो जाएगा 54 माइनस में 6, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 74। तो ये आपके पास देखो 74 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा भैया ये गलत कर दो, लेकिन हाँ 74 मेरा डी ऑप्शन भले ही करेक्ट दे रहा है, तो इसको करेक्ट कर दो। अब निकालो f एट 5 और g माइनस 3, तो f 2 एट f एट 5 और माइनस में
माइनस में जी एट 3, ये आपसे पूछ रहे हैं। एफ एट 5 की वैल्यू 26 आई थी, 26 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है ना, 26 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, ये बाहर 2 लगा हुआ है, ठीक है। और माइनस में जी एट 3 के ऊपर वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे 54 माइनस 6 यानी 48, तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी 52, है ना। माइनस में 48 कितना आ गया, 4 आ गया। तो क्या आपके पास ये 4 वैल्यू आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। फिर आपसे कहता है एफ एट 1 और जी एट 3, तो एफ जी एट 3 की वैल्यू तो 48 आई है, एफ एट 1 के ऊपर वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, तो यहाँ पे ये आपके पास 50 आ जाएगा, तो ये आपका 50 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी करेक्ट, तो इसके बी सी एंड डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपको इससे करोगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा। चलो इसको देखिएगा, आपके पास ये गिवन है, कहता है जीएक्स विद अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 4, डिग्री आपके पास ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकती है, ठीक है। दैट इंटरपोलेट्स द डेटा, ये आपके पास डेटा गिवन है, ठीक है, यहाँ पे आपको डेटा गिवन है, और G4 आपके पास क्या है, 5 के इक्वल गिवन है। तो आपसे कहता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, एक तो आपको यहाँ पे C की वैल्यू नहीं दी हुई, ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पे एक अलग से वैल्यू इसने मेंशन करके दी हुई है 4 के ऊपर, मैं ना यहाँ से वैल्यू, क्योंकि इसने एटमोस्ट 4 डिग्री का बोला है, तो मैं सब इस आसान आसान वैल्यू चूज कर लेती हूँ, तो है ना, मैंने ये वाले ले लिया, ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, और ये वाला ले लिया, मैंने सिर्फ ये 4 वैल्यूज ले ली, ठीक है। तो ये 4 वैल्यूज के हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसने एटमोस्ट कौन सी डिग्री बोला है, 4 एटमोस्ट बोला है, तो यहाँ पे -1, फिर मैंने वैल्यू ली 0, फिर मैंने वैल्यू ली, ये मैंने छोड़ दिया, ये मैंने लिया 3, और फिर उसके बाद मैंने लिया 4, तो 3 और 4। अब यहाँ पे जो एफ एक्स की वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है, माइनस का 31, माइनस का 31, 3 के ऊपर जो वैल्यू है वो है 10, 4 के ऊपर जो वैल्यू है वो है 5, आप यहाँ से ले लो, ये आपके पास है। यहाँ पे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा, 31, दूसरे वाला निकालोगे 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय में 3 दैट इज 3, तीसरे वाला निकालोगे 5 माइनस 10 दैट इज माइनस का 5 डिवाइडेड बाय में 4 माइनस 3 दैट इज 1, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालो, 3 माइनस में 31 दैट इज माइनस का 28 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ माइनस 1 दैट इज 4, तो माइनस का 28 डिवाइडेड बाय में 4 माइनस का 7, माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 8 डिवाइडेड बाय में 4 माइनस 0 यानी 4, तो ये आपके पास -2 आ जाएगा। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकाल, माइनस का 2 माइनस का 7 दैट इज 5 डिवाइडेड बाय में 4 माइनस 1 5, तो ये आपके पास 1 आ, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो पॉलिनोमियल जीएक्स निकल कर आएगा वो क्या आएगा, एफ एट एक्स नोट माइनस का 30 प्लस में एक्स माइनस एक्स नोट यानी एक्स प्लस में 1, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस 31, एक्स प्लस में 1 एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स 1 दैट इज 0, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस एक्स प्लस में 1 एक्स माइनस 0 और एक्स माइनस 3 ये वाला, और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस 1, ये आपके पास जी एक्स आ गया। अब आपको यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो जी एक्स की वैल्यू आपके पास जो भी आई है इसको आप या तो सोल्व कर लो, ठीक है, या फिर डायरेक्ट आपसे जो वैल्यू पूछी गई है 5 और 1 के ऊपर वो आप निकाल लो। तो मैं यहाँ पे 5 के ऊपर वैल्यू निकाल लो, 5 के ऊपर वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 30, 5 प्लस में 1 यानी 6, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 186, ठीक है। यहाँ पे आप रखोगे 5 रख रहे हो तो 5 प्लस में 1 6 और यहाँ पे 5, तो 30 इंटू में माइनस का 7 है ना, तो ये आपका प्लस का 200 माइनस का 210 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप रख रहे हो 5 प्लस में 1 6 इंटू में 5, ठीक है, तो 30, और यहाँ पे आप रख रहे हो तो माइनस का 2 बचेगा, तो यहाँ पे आपका माइनस का प्लस का 60 बचे ओवरऑल, ठीक है। तो ये आपके पास है, आप इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आपका होगा, देखो माइनस का 30 प्लस का 60 आपके पास प्लस का 30 हो जाएगा, प्लस का 30 आप इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 180, तो ये आपको मिलेगा 6 बच जाएगा जी। तो ये आपको जो G5 आएगा वो आपका 6 वैल्यू दे रहा है, तो G5 के ऊपर 6 वैल्यू दे रहा है, बिल्कुल 6 वैल्यू दे रहा है, तो करेक्ट कर दो इस, ठीक है। जी एट 1 के ऊपर आपसे वैल्यू पूछ रहा है क्या आएगी, निकाल लो यहाँ से, 1 रखोगे, 1 रखोगे तो ये आपके पास आएगा माइनस का 30, 1 रखा, ये आपके पास आया 2, 31 इंटू में 2 आपके पास क्या हो जाएगा 62, यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 आपके पास आएगा माइनस का 14 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 2 4 सॉरी 2 1 2 और माइनस का 2 यानी माइनस का 4, ये आपके पास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐड कर दो,
माइनस का 30 में से माइनस का 30 और माइनस का 18, ये जब आप ऐड करोगे तो आपको माइनस का 48 मिलेगा। माइनस का 48 प्लस में 62 आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 14। तो ये आपको 14 वैल्यू दे रहा है, बिल्कुल। अब आपको सी की वैल्यू निकालनी है ना, सी की वैल्यू निकालनी है। यानी आपके सी की जो वैल्यू थी वो कहाँ पे है, वो आपका 2 के ऊपर वैल्यू दे रहा है। यानी आपको जी एट 2 के ऊपर वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आप पुट कर दो 2। तो जैसे आप 2 पुट करोगे, यहाँ पे 2 पुट करो तो माइनस का 30 प्लस का यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 प्लस में 1 3 3 31 इंटू में 3 93 प्लस में यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 3 इंटू में 2 6 और ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 42। ठीक है, प्लस में यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 प्लस में 1 3, यहाँ पे करोगे तो 6 है ना, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 रखोगे तो माइनस का 6, तो यहाँ पे आपको माइनस का 6। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना। माइनस का 30 माइनस का 42 आपके पास माइनस का कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। माइनस का 72 माइनस का 6 माइनस का 78 हो जाएगा। माइनस का 78 जब आप 93 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 15। ठीक है, तो आपको जो G2 की वैल्यू यानी सी की वैल्यू मिली है वो 15 मिली है, तो ये ऑप्शन है। ठीक है, ये आपके पास है। चलते हैं नेक्स्ट, इसको देखिए, ये जून 2023 का है जी। देखो फटाफट से, कहता है आपको एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए इन द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। ये आपको डेटा गिवन है, आपको एक्स क्यूब का वो चाहिए, कोफिशिएंट क्या होगा, ये आपसे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकलवा रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से जस्ट दोबारा से आप क्या करोगे, आप इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकालोगे इनको यूज करके। इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकालने के बाद आपको यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट मिल जाएगा, ये आप खुद से कर लोगे। ठीक है, और भी क्वेश्चंस रिमेनिंग है अभी, तो ये 2 लास्ट क्वेश्चंस है, ये देख लीजिएगा, ये आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए। आप यहाँ से फिर आप क्या करोगे, डिवाइडेड डिफरेंस, जैसे हम ये करके आए ना टेबल बना के। ठीक है, ये जो आपने टेबल बनाई है वैसे ही आपको टेबल बनानी है, यहाँ से पॉलिनोमियल बना के आपको एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, अगला मैं करवा देती हूँ। अगला देखिएगा, कहता है आपको आइलर्स मेथड का यूज करना है। स्टेप साइज आपको 0.05 दिया हुआ है। आपको कहता है ये आपको dy बाई डी एक्स आपको गिवन है, y एट 1 के ऊपर 1 वैल्यू गिवन है, आपको x इक्वल टू 1.1 के ऊपर वैल्यू निकालनी है, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले आइलर्स मेथड अगर यूज करना है तो आपके पास आइलर्स मेथड का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये जो h आपको गिवन है ये आपका स्टेप साइज होता है, स्टेप साइज आपको 0.05 गिवन। सबसे पहले आप y1 जब निकालेंगे, y1 का मतलब होता है y1 का क्या मतलब होता है, y1 का मतलब होता है आप y किसके ऊपर वैल्यू निकाल रहे हो, x नोट प्लस में h के ऊपर। y1 का जो मतलब होता है वो इसका मतलब होता है कि आप x नोट प्लस में h के ऊपर वैल्यू निकाल रहे हो। x नोट आपको क्या गिवन है, अगर यहाँ से कंपेयर करवाएं, y एट 1 के ऊपर आपको 1 वैल्यू गिवन है, यानी x नोट आपका 1 है, y नोट भी आपका 1 है, तो ये आपको 1 वैल्यू गिवन है। x नोट के ऊपर अगर 1 वैल्यू गिवन है तो 1 प्लस में h आपका 0.05 है, यानी जो आपका y1 निकल कर आएगा वो आपको इसके ऊपर वैल्यू देगा, है ना। यानी मुझे जो y1 मिलेगा वो आपकी ये वैल्यू देगा, तो ये वैल्यू मैं निकाल लूं कैसे, y1 आप n को 1 रख रहे हो, n को आप 0 रख रहे हो, तो y नोट प्लस में h f x नोट y नोट आ जाएगा। y नोट आपके पास क्या है, 1 है, प्लस में h आपके पास स्टेप साइज क्या गिवन है, 0.05। f ऑफ x नोट y नोट क्या गिवन है, देखो यहाँ से रूट 3x प्लस में 2y, तो रूट 3x प्लस में 2y, तो 3x नोट, x नोट आपका क्या है, x नोट आपका 1 है, प्लस में 2y, y आपका क्या है, y नोट भी आपका 1 है और प्लस में 1, तो ये आपको मिला 1 प्लस में 0.05, 3 प्लस में 2 प्लस में 1 यानी आपका 6 हो जाएगा। 6 आपका ये आ गया रूट 6 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू जो निकल कर आई है वो आपके पास आई है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपके पास ये आया y पॉइंट, इसके ऊपर वैल्यू आपको ये वैल्यू निकल चुकी है। ठीक है, अब अभी आपको क्या चाहिए, हमें तो चाहिए y 1.1। अब 1.1 कैसे बनेगा, सबसे पहले मैं देखती हूँ y2 मेरा क्या आएगा। y2 का मतलब होता है कि आप वैल्यू निकाल रहे हो x नोट प्लस में 2h के ऊपर, तो यहाँ पे आपका x नोट क्या है, x नोट आपके पास क्या है, 1 है, 2h आपका क्या हो जाएगा, 2h, h आपको 0.05 दिया हुआ था, 2h आप करोगे तो ये 0.1 आ जाएगा।
यानी ये आपके पास y 1.1 बन जाएगा और यही तो वैल्यू हमें चाहिए, यही तो वैल्यू हमें चाहिए। इसका मतलब आप क्या करोगे यहाँ से, आपको y2 चाहिए, y2 क्या होगा, ये y2 क्या होगा, y1 प्लस में h f x1 y1। y1 आपका क्या है, y1 आपका जो निकल कर आया वो आपका ये निकल कर आया, यहाँ पे रख देना ये वैल्यू, प्लस में h आपका 0.05 है, f ऑफ x1 y1, x1 y1 का मतलब है आप जो फंक्शन की वैल्यू है वो निकाल रहे हो x1 y1 के ऊपर। अब x1 क्या था, x1 आपका था x नोट प्लस में h, यानी x नोट आपका 1 है, h आपका 0.05 था, यानी 1.05 आपका x1 हुआ। तो आप x1 के ऊपर यानी रूट ऑफ 303x1 यानी 1.05 प्लस में ट्वाइस y1 क्या आया है, y1 आपका ये आया है, इसको मैं अल्फा नाम दे दूं एक बार तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 1। आपको ये जो वैल्यू निकल कर आएगी ये कैलकुलेट करनी है। अल्फा आपके पास क्या थी, अल्फा आपके पास ये थी, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, यही आपके पास आंसर है। ये आप कैलकुलेट खुद से करके देख लीजिए, ठीक है। तो इसका मैं आंसर बता देती हूँ, आपके पास ये आंसर आएगा सी ऑप्शन, ठीक है। अगला चलते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आता है, ये आपका गेट में भी आया हुआ है, इसका एक ट्रिक जान लो बस और कुछ नहीं करना आपको, समझिएगा। यहाँ से जब भी आपके पास ये गिवन रहता है, आर के मेथड प्रॉब्लम का ये क्वेश्चन है आपके पास, जब भी ये बोलता है कि आपको यहाँ पे आर के मेथड लगाना है या जो भी है, ठीक है, सीधा सीधा मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता देती हूँ। आपके पास जब भी आपके पास इक्वेशन जो रहेगी वो आपको इस फॉर्म की मिलती है, ठीक है। K1 आपका होता है ये, K2 आपका होता है ये, आपको कुछ नहीं करना रहता, जो आपको ये बस याद रखना है ये, और अपनी जो इक्वेशन गिवन है उससे कंपेयर करवाना है और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे देखो y1 जो आपको गिवन है वो गिवन है y नोट प्लस में pk1 प्लस में qk2। तो यहाँ पे जब भी आप बात करोगे y1 की, है ना, तो यहाँ पे i को आप एक तरीके से 0 पुट कर रहे हो, तो जब आप इसको कंपेयर करवाओगे y1 यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, y नोट 1 माइनस 1/2c2 k1 1/2c2, ये आपके पास y1 आया। आप अपनी इक्वेशन से यहाँ पे कंपेयर करवाओ, p और q आपके पास, p और q क्या निकल कर आएंगे, p निकल कर आएगा ये, q आपके पास निकल कर आएगा ये। एक तरीके से देखा जाए तो p प्लस में q का सम 1 है, तो आपको बस ये चीजें याद रखनी है, कंपेयर करवाना है। p प्लस क्यू कहाँ कहाँ 1 है देख लो, क्या आपका p प्लस क्यू हर जगह 1 है, बिल्कुल हर जगह 1 है। इसका मतलब यहाँ पे ये हर एक ऑप्शन p प्लस क्यू तो 1 दे रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला चलते हैं, यहाँ पे जो k1 और k2 मैंने आपको बताया, k1 आपका ये होता है, k2 को जरा गौर से देखो, K2 में जो आपके गिवन क्वेश्चन के में है उसको अगर आप कंपेयर करवाओ तो यहाँ पे अल्फा नोट और बीटा नोट गिवन है, के एच और K1 के कोफिशिएंट, यहाँ पे एच और K1 के कोफिशिएंट C2, यानी दोनों ही C2 गिवन है। तो यहाँ से आपको एक बात और क्लियर हो गई कि अल्फा नोट और बीटा नोट सेम होने चाहिए, अल्फा नोट और बीटा नोट सेम होने चाहिए, है ना। और वो जो सेम होने चाहिए वो आपके पास इस तरीके से होने चाहिए कि जो आपका P है यहाँ पे पुट करो और Q ये पुट करो, ये आपका सेम है, यानी अल्फा नोट और बीटा नोट आपके C2 के इक्वल होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे कहता है अल्फा नोट आपके पास 2 और बीटा नोट अगर 2 है, बिल्कुल आपके पास सेम है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो सकता है। आपके पास यहाँ पे भी 3 और 3 सेम है, बिल्कुल 2 और 2 सेम है, 3 और 3 सेम है, ठीक है। तो मतलब मेरा कोई भी ऑप्शन एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, ये कंडीशन तो सारे फुलफिल कर रहे हैं। देखो अब आपका अल्फा 2 और बीटा नोट अगर 2 है, इसका मतलब C2 की वैल्यू आपके पास 2 है। C2 की वैल्यू जब आपके पास 2 है तो P की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, या मैं Q की वैल्यू निकाल लेती हूँ। Q की वैल्यू आपके पास 1/4 आ जाएगी, यहाँ पे रख के Q की वैल्यू 1/4, देखो कहाँ पे मैच कर रहा है, Q की वैल्यू 1/4, यहाँ पे इनका सम भी 1 है और ये आपका 2 भी है, इसका मतलब ये करेक्ट आ जाएगा, है ना। दूसरा, यहाँ पे आपका बीटा नोट 3 है, अल्फा नोट अगर 3 है तो क्या आपके पास P और Q निकल कर आ रहे हैं, अल्फा नोट और बीटा नोट आपके पास C2 के इक्वल होने चाहिए, और क्योंकि ये 3 के इक्वल गिवन है तो C2 भी 3 हो गया, तो Q आपके पास आ जाएगा 1/6, है ना, क्योंकि 1/2 C2 होता है, तो 1/2 C2 यानी 6, तो Q की वैल्यू 1/6 आ रही है, P और Q का जोड़ भी 1 आ रहा है, ये भी सेम है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन मैं गलत कर दूं और ये ऑप्शन गलत कर दूं, तो ये आपके पास ऑप्शन जो आएंगे, बस आपको कुछ नहीं करना, ये आपको याद रखना है, ये मैंने आपको बता दिया है, ये इसकी ट्रिक होती है, ठीक है। ये जब हम आर के मेथड निकालते हैं वहां से आपके पास आता है। तो ये आपके पास क्वेश्चंस थे जी,
ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन हो गए हैं एकदम कंप्लीट। ये आपके दिसंबर 2023 तक के मैंने करवा दिए हैं, लास्ट 5 ईयर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा-सा स्पीड हो गया, मैं समझ रही हूँ ये चीज़, ठीक है, लेकिन फिर भी आप यूट्यूब पे अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप उसको थोड़ा-सा स्पीड कम करके देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अभी टाइम है नहीं, एग्ज़ाम बहुत पास है, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी-जल्दी करवाने की कोशिश करी है, ठीक है? तो बुरा मत लगाना जी, ठीक है? या ऐसा मत बोलना कि काफ़ी स्पीड में करवा दिया, ठीक है? ओके जी, थैंक यू सो मच।